डे 8 ऑफ 270। हाँ, कब से इंतज़ार था? 8 दिनों से। ठीक है, तो यार देख लो, तुम्हारे सामने आ गया है केमिस्ट्री। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला था, ऑफ कोर्स वाली बात है, देखो सोल्यूशन से स्टार्ट करना था, लेकिन तुम लोग को भी पता है सोल्यूशंस का जो बेस है वो फिजिकल का है, तो पहले बेस स्ट्रॉन्ग इसी बहाने कर लेते हैं यार। ठीक है, तो इसलिए क्लास 11th का पहला चैप्टर लाया हूँ आज, ये इसको करेंगे ख़त्म। ठीक, इसके क्वेश्चन आंसर्स जो इसके बैक पेज हैं, प्लस कल जो स्टार्टिंग का सोल्यूशन का जो बैक पेज है, आपके बैक पेज है पहले 10 क्वेश्चन, प्लस जो आप लोग के इंटेक्स्ट है शायद स्टार्टिंग के, वो पूरे के पूरे कल। आज इसके जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये लेक्चर बहुत छोटा होने वाला है, आज सिर्फ एक बेस होने वाला है क्लियर, जहाँ पर मैं एग्जाम्पल करवाऊंगा एज वेल एज मैं तुम लोग को इस चैप्टर का पूरा बेस समझा दूंगा। ठीक है, एंड फिर रात को तुम लोग के लिए पता ही है, तुम लोग के लिए शेड्यूल्ड है डीसी पांडे का कैपेसिटर्स का लेक्चर। ठीक, तो यार देखते जाओ बस क्या है इस चैप्टर में। शुरू का पार्ट मैं नहीं पढ़ा रहा, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इतना बेस तुम लोग को पता ही होगा कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें एज सच का यूज़ में नहीं आती है। येस, इफ़ यू आर अ नीट स्टूडेंट, अगर तुम एक नीट स्टूडेंट हो, नीट एस्पिरेंट हो, तो एक बार के लिए प्लीज़ ये चैप्टर को पढ़ लेना। इसके जो स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें हेल्थ बेनिफिट्स वगैरह है, तो ये काम के आ सकते हैं। इफ अ नीट स्टूडेंट इज वॉचिंग मी, प्लीज गो थ्रू इट। ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस क्या होते हैं हम लोग को पता ही है, एक बार फटाफट से देख लेते हैं बेटा। नेचर ऑफ मैटर, मैटर क्या है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। और फिर सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप, लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर विच वी पुट इन। gases have neither definite volume nor definite shape, they completely occupy the container in which we have placed it. सॉलिड को अगर आप हीट करोगे बेटा तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को हीट करोगे तो गैस बनेगा, गैस को कूल करोगे तो आपका लिक्विड बनेगा, लिक्विड टू कूल करोगे तो सॉलिड बनेगा। अच्छा, बीच में बेटा क्या आती है? बीच में आती है, अगर थोड़ा बहुत चीज़ें याद हो बचपन में, फिजिक्स पे भी थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है, लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। जब आप उसको हीट देते हो, जब आप उसको हीट देते हो, ठीक है, वो जो हीट देते हो उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी कहते हैं। वो हीट से पार्टिकल्स आपके क्या होते हैं? सेपरेट आउट होने लग जाते हैं, और उसको हम लोग हिडन हीट कहते हैं। तो उसमें से पार्टिकल सेपरेट आउट होते हैं, टेम्परेचर नहीं बढ़ता, सिर्फ पार्टिकल आपके सेपरेट आउट होते हैं, इसलिए उसको लेटेंट हीट कहते हैं। हिडन हीट विच इज जस्ट रिक्वायर्ड टू जस्ट सेग्रीगेट द पार्टिकल्स, और वी कैन से फेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो हीट रिक्वायर होती है ना, फेज ट्रांसफॉर्मेशन, इसको फेजेस बोलते हैं, सॉलिड फेज, लिक्विड फेज। सो फेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो आप लोग के लिए जो एनर्जी लगती है वो हिडन हीट जो है उसको लेटेंट हीट बोलते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, ये वाली चीज़ें हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें का बेसिक एक कॉन्सेप्ट है। इसका तुम लोग ने वो ग्राफ भी देखा होगा फिजिक्स में, बाकी तो फिजिक्स में पढ़ेगा, अभी से मैंने एक बेसिक सा नॉलेज बता दिया है। मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेज, ऑब्वियसली वी विल बी टॉकिंग अबाउट देम इन सोल्यूशन एज वेल, बट यहाँ पर आप लोग देख लो बेटा, मैटर के दो प्रकार होते हैं, एक मिक्सचर होता है, एक प्योर सब्सटेंस होता है। प्योर सब्सटेंस पे दो चीज़ें होती है, एलिमेंट जहाँ पर सिर्फ एक ही टाइप का पार्टिकल होता है, एलिमेंट में सिर्फ एक ही टाइप का पार्टिकल होगा, वहीं पर कंपाउंड में आपके डिफरेंट होंगे। ठीक है, यहाँ पर कहीं लिखा भी होगा एलिमेंट्स का, ये देखो, प्योर सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू थिंग्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एन एलिमेंट कंसिस्ट ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, दीज पार्टिकल में बी एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी वन टाइप। ठीक है, वहीं पर आप लोग कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, तो कंपाउंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये आप लोग के ठीक है एलिमेंट्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जब ये दोनों कंबाइन होते हैं, टू एटम्स विल कंबाइन, दे विल फॉर्म अ मॉलिक्यूल, तो ये मॉलिक्यूल आप लोग का बन जाएगा। ठीक है, टू और मोर एटम्स कंबाइन टू गिव मॉलिक्यूल्स, व्हेन टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन दे विल फॉर्म अ कंपाउंड। ठीक है, तो हम लोग को पता है HNO3 भी आपका कंपाउंड है, CO2 भी आप लोग का कंपाउंड है। ठीक है, फिर बात करते हैं बेटा हेट्रोजेनस और होमोजेनस मिक्सचर की। ये जो टॉपिक है यही हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोल्यूशन के बेसिस पर। ठीक है, सोल्यूशन के बेसिस पर ये हम लोग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तुम लोग भी प्रोटीन शेक मारा करो साथ साथ, बॉडी के लिए बहुत हेल्दी होता है और दिमाग के लिए भी। ठीक है, अगर तुम लोग के पास कुछ ओट्स वोट्स टाइप कुछ है, या फिर बनाना के साथ ओट्स ले लो, या फिर बादाम बादाम डाल लो, तो ऐसा थोड़ा बहुत भी प्रोटीन मिल जाए, या फिर अंडा फोड़ दो सीधा के सीधा, ठीक है, दूध के अंदर, और पी लिया करो गर्म दूध के अंदर।
ठीक है, चलो मिक्सचर होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो दो टाइप के मिक्सचर होते हैं बेटा, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। हम लोग बेसिकली जब कल पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली जो सोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे उसमें तो दोनों चीज़ें ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बट अभी के लिए थोड़ा सा जो बेसिक है, होमो का मतलब होता है, होमो का मतलब होता है एक जैसा जो आपस में कंबाइन कर ले। हेट्रो का मतलब जो बेसिकली आप कंबाइन नहीं कर सकते साथ में, आप ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है ना, होमोजेनियस मिक्सचर द कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर एंड इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, ठीक है। कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं और यूनिफॉर्म हो जाते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस, इन हेट्रोजेनियस मिक्सचर द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट एंड समटाइम्स द डिफरेंट कंपोनेंट्स कैन बी ऑब्जर्व, इवन यू कैन ऑब्जर्व। तो याद करो, अगर क्लास 9 थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है तो क्लास 9 में 3 चीजें पढ़ी थी बेटा, सस्पेंशन, कोलाइड्स एंड ट्रू सोल्यूशन। तो ट्रू सोल्यूशन वाज होमोजेनियस मिक्सचर, जबकि सस्पेंशन एंड कोलाइड्स वर हेट्रोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं यार बचपन में। अगर आप शुगर को पानी के अंदर मिलाओ तो वो होमोजेनियस सोल्यूशन मिल जाता है, सॉइल को पानी के अंदर मिलाओ तो वो हेट्रोजेनियस सब्सटेंस रह जाता है, ठीक है। ये हो गया मिक्सचर्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आप लोग को दिखाया हुआ है। मेनी ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट अराउंड आर मिक्सचर्स, फॉर एग्जांपल शुगर। अ मिक्सचर कंटेन्स 2 और मोर सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन एनी रेशियो विच आर कॉल्ड इट्स कंपोनेंट, ठीक है। और प्योर सब्सटेंसेस हैव कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट फ्रॉम मिक्सचर, दे हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, वेयर एज मिक्सचर में कंटेन द कॉम्पोजिशन इन एनी रेशियो। तो ये आप लोग का डिफरेंस है, ठीक है। हो गया ग्लूकोज कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन फिक्स्ड रेशियो। तो अगर आप लोग ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ले रहे हो तो C6H12O6 फिक्स है कि 6 कार्बन होंगे, 12 हाइड्रोजन होंगे, O भी 6 होंगे, ठीक। चलो, तो ये सारी चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई। काम की बातें अभी तक हमने वैसे स्टार्ट नहीं की है, ठीक है। गर्मी क्यों लग रही है, एक सेकेंड। ऑलराइट, तो अब देखो यार, ये सारी चीज़ें हो गई है, ठीक है। इधर कुछ है हमारे पास, डिपिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ डिपिक्शन एज सच नहीं है हमारे पास। तो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू, हाँ ये बस आप लोग को ध्यान रखना है। मोर ओवर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मेथड, दे कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड। मतलब ऐसे नहीं कि तुमने NaCl लिया, क्या बोलते हैं आप लोग ने, NaCl क्या है, नमक लिया आपने, नमक में से Na अलग कर दिया, Cl अलग कर दिया, भाई हाथ से तोड़ा, भाई इतनी जान है तेरे में कि तूने मसल करके Na और Cl अलग कर दिया, ऐसा नहीं होता बेटा। आप केमिकल मेथड से कर सकते हो। आप लोग ने देखा है वो इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह, ठीक है, बचपन में पढ़ा हुआ ही है ये सारी चीज़ें, तो उससे आप कर सकते हो, वरना आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टी विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और कॉम्पोजिशन। तो ये चीज़ तो बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, फिजिकल चेंज, फिजिकल प्रॉपर्टी, स्टेट, टेम्परेचर, ठीक है, ये सारी चीज़ें, कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, दीज आर नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो कि केमिकल चेंज के अकॉर्डिंगली चीज़ें होती है, जैसे कि आपका रिएक्शन में कंबस्टिबिलिटी, बेसिसिटी, एसिडिटी, ये सारे वर्ड्स क्या है, ऑब्वियसली इस साल पूरा का पूरा 2 साल का रिवाइज कर रहे हैं तो सब कुछ पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली पहले मैं थोड़ा सा जब मैं सॉल्यूशंस पढ़ाऊंगा तो बीच में थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स भी मुझे घुसेड़ना पड़ेगा, डेल्टा H वगैरह, ठीक है, डेल्टा H वेपराइजेशन वगैरह क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी वगैरह क्या होता है। तो ऑब्वियसली मैं जब ये सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा ना तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा क्लास 11th मुझे डालना पड़ेगा, बिकॉज फिजिकल केमिस्ट्री इज ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर। मैं हमेशा सबको यही बोलता हूँ, फिजिकल करना है यार, मज़ा आता है फिजिकल करने में। तुम लोग को पता नहीं क्यों नहीं मज़ा आता होगा, क्योंकि कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। मुझे लगता है फिजिकल केमिस्ट्री में मज़ा आता है करने में, बस कंडीशन क्या है, तुम लोग को कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना चाहिए कि चल क्या रहा है उसके अंदर, पार्टिकल्स कैसे बट रहे हैं, प्रेशर कहाँ पर लग रहा है, वॉल्यूम कहाँ पर चेंज हो रही है, टेम्परेचर कहाँ पर बढ़ रहा है, ठीक है। एंड मैं कहीं ना कहीं सब लोग को ये बोलता हूँ, तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री का कोई चैप्टर आए या ना आए, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम आना चाहिए। अगर तुम्हें जिंदगी में इक्विलिब्रियम समझ में आ गया ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ फिजिकल का और कोई भी चैप्टर उठा लो, तुम्हें हमेशा वो चीज़ समझ में आएगी। सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम समझ लो, क्योंकि तुम्हें अगर ये समझ में आ गया रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड हो क्या रहा है, अगर इधर प्रेशर बढ़ाने पर इधर क्या हो रहा है, एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, कहां पर कहां रिलीज हो रही है हीट ऑफ एनर्जी, अगर वो रिलीज हो रही है तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे, प्रोडक्ट कम बनेंगे। अगर ये लॉजिक तुम्हारा क्लियर हो गया ना, तो तुम ये समझ लो तुम्हारी फिजिकल ऑल क्लियर्ड है, ठीक है। और वो हम लोग सीखेंगे जब हम लोग आ जाएंगे उस पर, कौन से, इक्विलिब्रियम चैप्टर पर।
यहाँ पर फटाफट से द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट टक 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 टक, ये सब काम की चीज़ नहीं है, ये सब काम की चीज़ नहीं है, ये तो बचपन है यूनिट्स एंड डायमेंशन वाला, ये मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि तुम लोग को अभी के लिए आता होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी अभी के लिए काम की नहीं है, यूनिट्स एंड डायमेंशन जब फिजिक्स में पढ़ेंगे तो देख लेंगे, ये सारी चीज़ें काम की नहीं है। मास एंड वेट बेटा डिफरेंस तुम लोग को पता ही है, द मास ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड वेरी एक्यूरेटली इन द लेबोरेटरी बाय यूजिंग अ एनालिटिकल बैलेंस। ये एनालिटिकल बैलेंस जैसी एक चीज़ होती है, ठीक है। अगर आप लोग गए होगे केमिस्ट्री लैब तो देखा भी होगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं, और बस वाइल वेट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी, ये तो हम लोग को डेफिनेशन पता ही है फिजिक्स से, ठीक, ठीक है। डेंसिटी क्या होता है बेटा, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। टेम्परेचर हम लोग को पता है केल्विन स्केल में मेजरली देखा जाता है। तुम लोग को ये रेशियो पता होना चाहिए बेटा, ये रेशियो बहुत काम की चीज़ है कि 273.15 केल्विन इज 0 डिग्री सेल्सियस विच इज़ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और वो 212 होता है 100 डिग्री सेल्सियस एंड 373.15 केल्विन, ठीक है। तो ये चीज़ तुम लोग को पता होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी ये 37 अब तो तुम लोग रेशियो से कैलकुलेट कर ही सकते हो, हम लोग को पता है। जो हम लोग बेटा देखते हैं 98.6 है 99 है, वो फ़ारेनहाइट स्केल होता है, ठीक है। बॉडी को मेजर हम लोग जनरली फ़ारेनहाइट स्केल में करते हैं, जो आजकल इंडिया में यूज़ होता है। बाकी पुराने जो हमारे थर्मोमीटर्स आते थे उसमें सेल्सियस ही लिखा होता था, 36 37 वो सब, ठीक है। तो 37 आप लोग का एवरेज आ गया। ठीक है, ये कन्वर्जन भी दिया बेटा, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस वाला और केल्विन टू सेल्सियस, ये तो बचपन में ही सीखा था। सेल्सियस में है तो 273.15 ऐड कर दो, केल्विन में बन जाएगा, और 9/5 C + 32। क्लास 10th में या 9th में तो इसका एक वो भी है, क्वेश्चन भी है ना। चलो 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 चलो, फिर ये अनसर्टेनिटी वगैरह मुझे अभी बताना नहीं है, साइंटिफिक नोटेशन मैं अभी बताने के लिए बैठा नहीं हूँ। हाँ गाइज 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 गाइज, whenever I'll be solving a question, मैं यहाँ पर बैठ कर के ऑब्वियसली कैलकुलेटर ही यूज़ करने वाला हूँ। ऑफ कोर्स वाली बात है कि कैलकुलेटर नहीं मिलता, लेकिन देखो तुम लोग प्रैक्टिस करो, मुझे उस चीज़ को एक्सटेंड नहीं करना कि मैं कैलकुलेशन यहाँ पर करता रहूँगा, ठीक है। मैं कैलकुलेटर यूज़ करूँगा और डायरेक्टली इसको क्वेश्चंस को करूँगा सॉल्व, ठीक है। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सारी चीज़ें टाइम पास है, सिग्निफिकेंट फिगर्स बाकी हम लोग को इतना ध्यान में रखना नहीं है, ठीक है। बाकी राउंड ऑफ वाउंड ऑफ अभी इसके अंदर हम लोग को इतना सोचना नहीं है, ठीक है। जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जेई के तो मैं आप लोग को बता दूंगा कि कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स का हम लोग को यूज़ करना है। सो फाइनली कितना टाइम कितना हो गया अभी तक, मैंने कितना बोल दिया है अभी तो बहुत टाइम है, ठीक है। सो फाइनली वी आर कमिंग ऑन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बेटा ये लॉज देखो, मैं ये तो नहीं बोलूँगा ये लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आप ये बोलो ये लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जनरली देखा है लॉज से क्वेश्चन एज सच आते भी नहीं है, ठीक है। when you are solving physical in today's date, when you are solving physical, when you are solving GRB, nobody is asking law, but लॉ का एक बेसिक रूल होता है, वो बेसिक रूल अगर तुमने मोल कॉन्सेप्ट में जोड़ दिया तो सब हो जाएगा, ठीक है। तो मैं वही चीज़ इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा पूरा का पूरा, ऑल राइट। चलो तो पहला लॉ चालू करते बेटा, द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स टू फॉर्म कंपाउंड इज गवर्न बाय द फॉलोइंग 5 बेसिक लॉ। तो ये 5 बेसिक लॉ बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई एम नॉट गोइंग इन डेप्थ विद दीज लॉज, ठीक है। आई एम नॉट एट ऑल गोइंग इन डेप्थ विद दीज लॉज। मैं सिर्फ तुम्हें इन लॉज को बेसिक प्रिंसिपल पर समझाने की कोशिश करूँगा, जितना टेक्स्ट बुक लेवल पर इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता आज के डेट में ये पार्ट इतना इंपॉर्टेंट है। बट जब PYQs करेंगे तो पता लग जाएगा हमें कितना करना है कितना नहीं करना। क्या ये बात समझ में आती है? पक्की वाली बात है। चलो ऑल राइट। ये गर्मी क्यों लग रही है? चलो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आई होप ये तो हम लोग को बचपन से ही पता है कि जितना रिएक्टेंट साइड पर मास होगा उतना ही प्रोडक्ट साइड पर मास होगा। तुम लोग को पता है रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है। तो रिएक्टेंट साइड पर जितना मास है उतना ही प्रोडक्ट साइड पर मास होना चाहिए, ठीक है। और इसीलिए हम लोग इक्वेशन को हमेशा बैलेंस्ड में लिखते हैं, बिकॉज बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर डिपेंड करता है। इट स्टेट्स दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। दिस लॉ वॉज पुट फोर्थ बाय एंटोन लेवशेयर इन 1789। ही परफॉर्म केयरफुल एक्सपेरिमेंटल
studies for combustion reaction for reaching to the above conclusion. This law formed the basis for several later developments in chemistry. In fact, this was the result of exact measurement of masses of reactants and products and carefully planned experiments performed by Lavoisier. ठीक है, लेवोशियर ने ये पूरा का पूरा दिया था और उससे देखा था इट सेड दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड इट इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन द नेचर. दैट मीन्स इनिशियल जितना मास है उतना ही फाइनल मास आपका होना चाहिए. ये चीज़ उसने बोली थी. काम की बात किया बेटा, उसने ये चीज़ कंबशन रिएक्शन में किया था. कंबशन रिएक्शन का एक बेसिक सा एग्जांपल मैं दूंगा और आज तुम लोग बेटा ये इक्वेशन को तुम लोग ये मान लो कि या तो तुम्हें रट्टा मारना तो तुम रट्टा मार लो, अगर तुम्हें रट्टा नहीं मारना ना तो ये इक्वेशन को अपने अपने जब तुम इसके अगर तुम नोट्स थोड़े से भी बना रहे हो या अपने शॉर्ट नोट्स बनाने वाले हो, ये रिएक्शन ऊपर बेटा लिख देना वेरी वेरी प्रोमिनेंट, वेरी प्रोमिनेंट. ठीक है, मैं तुम लोग को एक रिएक्शन बता रहा हूँ. एक्चुअली इसको तुम बैलेंस भी खुद से कर पाओगे, ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत इंपॉर्टेंट बहुत मतलब डिफिकल्ट है, बट है क्या वो देखते हैं बेटा. तो कंबशन के बारे में बात करते हैं. ठीक है, कंबशन के बारे में बात करते हैं. तो कंबशन रिएक्शन ऑफ व्हाट, हाइड्रोकार्बन. तो एक रैंडम हाइड्रोकार्बन मैंने लिया है बेटा CXHY. ठीक है, ऑब्वियसली एल्केन हो सकता है, एल्कीन हो सकता है, एल्काइन हो सकता है. मैंने यहाँ पर ऑब्वियसली अल्कोहल वगैरह नहीं लिया है, मैं एक सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन ले रहा हूँ CXHY के फॉर्मेट में. एल्केन हो सकता है, एल्कीन हो सकता है, एल्काइन हो सकता है, वो मुझे नहीं पता है यहाँ पर, बस मुझे इतना पता है कि ये एक हाइड्रोकार्बन है. ठीक है, ठीक है, ये रिएक्शन को मैं बस बोल रहा हूँ क्योंकि जेई में इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी हद तक आए हैं और जिसमें कीटोन वगैरह या अल्कोहल ग्रुप वगैरह प्रेजेंट है या कार्बोक्सिलिक ग्रुप वगैरह प्रेजेंट है, उसका रिएक्शन जब सॉल्व करेंगे तो उसका बता दूंगा. उसका जनरलाइज मुझे नहीं लगता इतना आता है, एक आधा बार जब आया है तो उसको भी आप सॉल्व कर पाओगे. अब कंबशन रिएक्शन क्या कहती थी, अगर तुम लोग को बचपन में याद हो बेटा, बचपन क्या तुम्हारा क्लास 10th अगर तुम लोग को याद हो तो क्लास 10 में तुमने बेटा एक रिएक्शन पढ़ी थी. क्या पढ़ी थी, CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O, बर्निंग ऑफ मीथेन है ना, या फिर बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस. ये तो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी. फिर वहीं पर तुमने फोर्थ चैप्टर में तो पूरा कंबशन रिएक्शन पढ़ा था कि अगर हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाता ही बनाता है. तो ये रिएक्शन बेटा अगर तुम ध्यान से देखो ये बैलेंस्ड ऑब्वियसली नहीं है, यहाँ पर आप लोग का 2 आएगा और यहाँ पर आप लोग का 2 आएगा. ये बैलेंस्ड है, करेक्ट बात है. लेकिन आप लोग को ये पता है कि प्रोडक्ट में हमेशा CO2 और H2O बनता है. हाँ भाई बनता है, तो चलो भाई ठीक है, प्लस O2 गिव्स ठीक है, मैं सब कुछ अलग अलग कलर से लिखूंगा, गिव्स CO2 प्लस H2O. ठीक है, अब मैं बेटा कोएफिशिएंट्स डालने वाला हूं. कोएफिशिएंट्स वर अकॉर्डिंग टू बेसिकली अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ CXHY. CXHY के हिसाब से अगर मुझे ये इक्वेशन बैलेंस करनी है तो मैं कैसे करूं बेटा, क्या मैं बोल सकता हूं देयर आर x अमाउंट के सीज है, तो यहां पर भी x अमाउंट के सीज होने चाहिए. एंड हम लोग को पता है बेटा बैलेंसिंग क्लास 10 में पढ़ी हुई है बेटा, ये x तुम लोग ऐसे ऑब्वियसली नहीं लगाओगे, है ना, बस ये चीज पता है, ये बेवकूफ़ी मत कर देना बेकार में. ठीक है, देयर आर x's. हाउ मेनी y's आर देयर, सॉरी हाउ मेनी h's आर देयर, y. यहां पर बेटा पहले से 2h है. टोटल नंबर ऑफ h ओवर हियर इज y. टोटल नंबर ऑफ h इज, यहां पर आप बोल सकते हो लेट सपोज इधर एक कोएफिशिएंट आप लोग का z है, मैंने z ले लिया. ठीक है, दिस इज 2. ओके, दिस इज 2, ये आपका H2O का 2 है. ये मैं ऐसा करता हूँ, a ले लेता हूँ, बेटर है कि मेरा z और 2 कंबाइन ना हो. ये मैंने a ले लिया, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी तो तुम लोग को पता ही है. क्या मैं बोल सकता हूँ इस तरफ अगर y है, उस तरफ बेटा 2a है h, उस तरफ बेटा h कितने है, टोटल 2a है. हम लोग वो 2 भी काउंट करते हैं, तुम लोग को पता है. क्या मैं बोल सकता हूँ 2a इज इक्वल टू y हो गया, मतलब a की वैल्यू y/2 आ गई बेटा. हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट. अब क्वेश्चन ये आता है बेटा कि कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन अब हमारे पास प्रेजेंट है, तो वो ध्यान से देखना है तुम लोग को. थोड़ा सा ही छोटा बनेगा तो हम क्या करते हैं, O2 को ही थोड़ा सा साइड लिख देते हैं. ठीक है, चलो थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं बेटा, कितने हैं हमारे पास, 2x
प्लस y/2। ये हमारे बेटा राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन है। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन क्या है, इसको एक बार के लिए b मान लो, तो 2b। क्या मैं बोल सकता हूं बेटा 2b इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी? क्या मैं बोल सकता हूँ 2b इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी? तो क्या मैं बोल सकता हूँ माई b विल बी इक्वल टू 2x प्लस y/2 होल डिवाइडेड बाई 2। सही बात है, 2 डिवाइड हो जाएगा। या फिर क्या मैं बेटा यहां से ये बोल सकता हूं x प्लस y/4। ठीक है, तो बेटा ये चीज, ये रिएक्शन बहुत क्वेश्चंस में काम में आती है। ये रिएक्शन को एक तुम स्टार मार करके चल सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस में ये काम में आती है। तो मैंने इसलिए आप लोग को पहले ही बता दिया है कि मैं सीधा सीधा ये रिएक्शन लिखा करूँगा और बोल दूंगा भाई इधर देखो, इसके अगर तुमने x लिए है तो इसके x मोल्स बन रहे हैं, यहाँ पर देखो सारी चीज़ें आप लोग की बहुत आसानी से सॉल्व हो रही है। ठीक है, सिंपल एकदम, समझ में आ गया? आगे बढ़े, टाइम देखिए एक बार, 20 हुआ है ना। ठीक है, अभी देखते हैं, लॉस शायद तब तक खत्म हो ही जाएंगे अपने। ठीक है, तो ये देख लो बेटा, बहुत ही काम की चीज़ थी। चलो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पर जाते हैं बेटा। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है? सस्ती भाषा, नो बकवास, बहुत ही सिंपल से बोलता हूं। लेट सपोज तू बेटा यूपी में बैठा है, मैं सूरत में बैठा हूँ। ठीक है, मैं सूरत में हूँ। ठीक है, मैं सूरत का हूँ, मैं सूरत में बैठा हूँ। सिंपल सी बात है, अगर मैंने बेटा पानी सूरत का उठाया और तेरे यूपी का पानी उठाया, तू नोएडा रहता है अपने, ठीक है, या लखनऊ रहता है, जहाँ तू रहता है वहाँ का तूने पानी उठाया, बेटा पानी में हमेशा H2O ही मिलेगा तेरे को। हमेशा पानी में तेरे को क्या मिलेगा? H2O ही मिलेगा। मतलब 2 H मिलेंगे, 1 O ही मिलेगा। चाहे तो वो पानी तू यहाँ का उठाए, यूपी का उठाए, या तू सीधा यूएसए का उठा ले। समझ में आया? तो यही है बेटा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। दिस लॉ वाज गिवन बाय अ फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्राउस्ट। इट स्टेटेड दैट अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। तो अगर बाय वेट हम लोग चेक करें तो H का 2 ग्राम, क्योंकि 2 है, ऑक्सीजन का 16 ग्राम, तो 2:16 मतलब 1:8 में ही हमेशा मुझे पानी मिलेगा इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ द एलिमेंट्स का रेशियो, चाहे तो वो सूरत का हो, यूपी का हो या यूएसए का हो। समझ में आया? सो प्राउस्ट वर्कड विद 2 सैंपल्स ऑफ क्यूप्रिक कार्बोनेट। उससे तो क्यूप्रिक कार्बोनेट का चेक किया था, वन ऑफ विच वाज ऑफ नेचुरल ओरिजिन एंड वन अदर वन वाज सिंथेटिक। ही फाउंड दैट द कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट वाज सेम फॉर बोथ द सैंपल्स एज शोन। ठीक है, तो ये चीज़ उसने देखा था। क्यूप्रिक कार्बोनेट बोला ना, तो क्यूप्रिक इज शायद +2 ना। ठीक है, क्यूप्रिक इज +2। ठीक है, क्यूप्रस, हाँ क्यूप्रिक इज +2। ठीक है, वो टेबल पे याद करें, CuCO3 होता है जहाँ तक मुझे पता है क्यूप्रिक कार्बोनेट। ठीक है, बाकी एक सेकंड ना, एक सेकंड दो। क्यूप्रिक कार्बोनेट आपका क्या है? क्यूप्रिक कार्बोनेट फॉर्मूला, हाँ CuCO3। ठीक है ना, सही है। क्यूप्रिक इज वो सेकेंड वैलेंसी वाला। ठीक है, thus irrespective of the source a given compound always contains same elements in the same proportion. The validity of this law has been confirmed by various experiments and it is known as law of definite composition. तो आगे बढ़ते बेटा, जो कि है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय डाल्टन इन 1803। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ 2 elements can combine to form more than one compound, the masses of one element that combine with a fixed mass of the other element are in the ratio of small whole number ratio. तो ये भी बेटा बहुत ही प्यारा सा एक आप लोग का पूरा ये था कि अगर मैं, इन्होंने तो एक एग्जांपल दिया है कि तुम या तो पानी बना लो H2O से, या तुम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना लो, मतलब H2O2 बना लो। मैं वैसे ही एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ बेटा, ये चीज़ भी समझ लो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बहुत सारे क्वेश्चन में डायरेक्टली लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का लॉजिक लगता है। ठीक है, जब हम लोग कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करेंगे। देखो, अगर मैं H2O बोलूँ और H2O2 बोलूँ, ठीक है, अगर मैं हाइड्रोजन का मास तुम लोग को दिख रहा है कि 2 ग्राम्स फिक्स है बेटा, ऑक्सीजन का मास यहाँ पर कितना है? 16। हाइड्रोजन का मास यहाँ पर 2 ग्राम फिक्स है, यहाँ पर ऑक्सीजन का मास कितना है? 32 ग्राम। क्या तुम्हें ये दिख रहा है? ये दोनों आपस में एक होल नंबर रेशियो में एग्जिस्ट करते हैं, ये दोनों आपस में होल नंबर रेशियो में एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसा होता है। ठीक है, बाकी एक और एग्जांपल है बेटा। लेट सपोज तुमने N2O5 लिया, लेट सपोज तुमने NO2 लिया, लेट सपोज तुमने NO लिया। ठीक है, सब लोग यही एग्जांपल देते हैं, मेरे भी दिमाग में यही था अभी। ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन का कितना मास आ रहा है बेटा? ऑक्सीजन का कितना मास आ रहा है? 16 × 5 80।
यहाँ पर 32, यहाँ पर 16, अच्छा n का मास 14, n का मास 14, n का मास 28। अब क्वेश्चन ये आता है बेटा, क्वेश्चन ये आता है कि जो आप लोग का N2O5 है उसके अंदर मास तो 28 है, मुझे क्या करना है, जो मास लेना है ना बेटा, वो जो एलिमेंट, एक एलिमेंट लेना है उसका मास मुझे फिक्स लेना है जो कि एक ही होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे इसका मास फिक्स लेना है, खुद सोचना, अगर मुझे इसका मास फिक्स लेना है तो मैं क्या करूँगा, डिवाइड बाय 2 मार दूंगा, क्योंकि मुझे बेसिकली 14 चाहिए। अगर इसका मास डिवाइड बाय 2 होगा तो बेटा इसका भी मास डिवाइड बाय 2 होगा। सही बात है, सही बात है, पूरा मॉलिक्यूल का मास डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो आंसर क्या आपका बन जाएगा बेटा, 14, 40, 14, 32, 14, 16। अब तू बेटा कोई भी दो का रेशो ले ले, 40:32, तेरे को परफेक्ट होल नंबर रेशो ही मिलेगा हमेशा। होल नंबर रेशो देख ले बेटा, सही बात है, ये देख ले 2:1, ये देख ले 40 और 16 देख ले 5:2। हमेशा तेरे को एक परफेक्ट होल नंबर रेशियो ही मिलने वाला है। और यही था बेटा मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब, कि अगर if two elements can form different compounds combine to form more than one compound, the mass of one element that combine with a fixed mass of the other, जो mass of one element है, जहां पर हमने देखा कि ऑक्सीजन का मास which is combining with a fixed mass of that element, masses of one element that combine with a fixed mass of the other element are in the ratio of small whole numbers। तो आप लोग को small whole number 1:2 ये सारी चीजें आप लोग को रेशियो आप लोग को मिलेगा। फिर आप लोग का बेटा गेल-लुसाक्स लॉ से आगे वाली वीडियो को चालू करते हैं, ठीक है। ऑल राइट, गेल-लुसाक्स लॉ ऑफ गैशियस वॉल्यूम। तो सबसे पहले तो नाम से ही हम लोग हमेशा से 11th में हमेशा हंसते थे, भाई ये कैसा नाम है इस बंदे का, ठीक है। पर ठीक है, गेल-लुसाक्स लॉ, बंदे ने तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है। दिस लॉ वॉज गिवन बाय गेल-लुसाक इन 1808। ही ऑब्जर्व दैट व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेज आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो उसने बस एक ही चीज़ बोली बेटा, मेन चीज़ इसके अंदर क्या याद रखनी है, पहले तो मैं वो बताता हूँ। जितनी भी गैसेस आपकी होती है ना बेटा, वो आप लोग की हमेशा सेम टेम्परेचर प्रेशर, जिसको हम लोग या तो आप बोल सकते हो एनटीपी पर या एसटीपी पर, या जो भी आप लोग को कंडीशंस दी हुई है, एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जो भी है आप लोग का, बेसिकली आप लोग का जो होने चाहिए, जो गैसेस होने चाहिए, उनका टेम्परेचर प्रेशर सब सेम होना चाहिए, बस बात खत्म हो गई। अब वो स्टैंडर्ड और नॉर्मल हो, अपने को उससे फर्क नहीं पड़ता, बस सब कुछ सेम होना चाहिए। दूसरा उसने क्या बोला कि हमें पता है कि अगर मुझे H2O बनाना है तो मुझे 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लगेगा, और जो मेरा आंसर बनेगा वो बेटा 2 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर बनेगा। अब ये कहाँ से आया बेटा, उसने वापस ये चीज़ भी वहीं से प्रूफ की। कहाँ से प्रूफ की, वही बेटा रिएक्शन, वही टाइम पास चीज़। क्या बेटा, बैलेंसिंग, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर तुम बैलेंस करो तो ये बनता है, so 2 volumes, it is not 2 over here। ये वाला 2 नहीं काउंट करना होता बेटा गेल-लुसाक लॉ में, लोग यहीं पर गलती कर देते हैं। दिस इज 2 वॉल्यूम, दिस इज 1 वॉल्यूम, एंड यू गेट 2 वॉल्यूम्स ऑफ H2O, ठीक है। दिस इज बेसिकली और मोल का चीज लग रहा है, ठीक है, मोल का चीज यहां पर लगाना है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अगर एक और एग्जांपल दूं, C प्लस O2 गिव CO2, सो 1 मोल ऑफ, अगर ये गैस है, सब कुछ गैस है, अगर ऑब्वियसली गैस तो होगा नहीं, ये सॉलिड होगा, तो ये वाला केस ही लेते हैं। कोई दूसरा कोई दिमाग में आ रहा है केस, अभी तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, अब क्लिक नहीं हो रहा। गैस NO2 का रिएक्शन कर सकते हैं वैसे तो, बट ठीक है, नहीं रहने देते अभी। अब और कोई गैस का रिएक्शन याद नहीं आ रहा यार, देखो इतने बुरे दिन आ गए कि कोई गैस का रिएक्शन याद नहीं आ रहा। ठीक है, अभी आगे आएगा तो देख लेंगे, ठीक है, अभी आगे आएगा, बहुत सारे रिएक्शन आने ही हैं तो देख लेंगे। तो ये सिंपल रेशियो तुम लोग को गेल-लुसाक लॉ में समझ में आ गया कि अगर 2 लीटर में उसका यूज़ कर रहा हूँ, 1 लीटर में इसका यूज़ कर रहा हूँ, तो उसका भी 2 लीटर बनेगा। H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। ये जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है, याद है ना, कोएफिशिएंट्स, तो उस पर डिपेंड करता है गेल-लुसाक लॉ, ठीक है।
तो ये देखो, there's 100 ml of hydrogen combined with 50 ml of oxygen to give 100 ml of water. Thus the volumes of hydrogen and oxygen which combine are always in the simple ratio of 2:1. Gay-Lussac's discovery of integer ratio and volume relationship is actually the law of definite proportion by volume itself. सिर्फ उन्होंने definite proportion by mass की जगह definite proportion by volume कर दिया. बात same ही थी exactly. ठीक है. The law of definite proportion by volume, the law of definite proportion stated earlier was with respect to mass. बस इसने the Gay-Lussac's law was explained properly by the work of Avogadro. तो Avogadro ने ये चीज़ को और ज़्यादा deeply बताया. तो क्या बताया Avogadro ने भाई? In 1811 Avogadro proposed that equal volumes of gases at the same temperature and pressure should contain equal number of molecules. Equal volumes of gas. अगर बेटा आपने वो भी अगर आपने हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस एट सेम टेम्परेचर प्रेशर लिया है और इक्वल आपने लिए इक्वल वॉल्यूम लिया, ये भी 1 लीटर ये भी 1 लीटर, तो जितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स इसके अंदर होंगे उतने एटम्स मॉलिक्यूल्स बेसिकली इस गैस के अंदर होंगे. क्योंकि हम लोग गैस की बात करें, गैस ऑलवेज एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर स्टेट, तो उतने इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे. मतलब अगर आप H2 और O2 अगर आप ले रहे हो, हाइड्रोजन गैस ले रहे हो, ऑक्सीजन गैस ले रहे हो, तो होता क्या है, जितना मॉलिक्यूल्स आपके सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर जितने मॉलिक्यूल्स आपके हाइड्रोजन के हैं उतने ही आपके ऑक्सीजन के भी होंगे, प्रोवाइडेड आप लोग वॉल्यूम्स भी उनकी इक्वल ले रहे हो. 1 लीटर 50 ml 50 ml ऐसा. ठीक है. Avogadro made a distinction between atoms and molecules which is quite understandable in the present time. If we consider again the reaction of hydrogen and oxygen to produce water, we see that 2 volumes of hydrogen combine with 1 volume of oxygen to give 2 volumes of water without leaving any unreacted oxygen. Note that in the figure 1.9 each box contain equal number of molecules. In fact, Avogadro could explain the above result by considering the molecules to be polyatomic. हम लोग को पता है सारे molecules हम लोग जनरली polyatomic के केस पे ही लेते हैं. poly का मतलब है 2 या 2 से ज़्यादा हम लोग मानते हैं. तो if hydrogen and oxygen were considered as diatomic as recognized now, then the above results are easily understandable. However, Dalton and others believed at that time that atoms of the same kind cannot combine and molecules of oxygen or hydrogen containing 2 atoms did not exist. Avogadro's proposal was published in the French journal de Physique. In spite of being correct, it did not gain much support. But उसने क्या बोला? Were considered as diatomic. Then the above results are easily understandable. However, Dalton and others believed at that time that atoms of the same kind cannot combine and molecules of oxygen or hydrogen containing 2 atoms did not exist. तो जैसे होते ना, अगर तू होशियार है तो तेरे को गिराने वाला तो कोई होगा ही, जो बेवकूफ़ होगा वो तेरे को कुछ ना कुछ बोलेगा. वैसे ही बेटा उस टाइम पर डाल्टन बेवकूफ़ था और एवोगाड्रो ज़्यादा स्मार्ट था. ठीक है. तो एवोगाड्रो ने बोला था ये लोग बेटा पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, ये लोग 2 डायटॉमिक है, ये लोग 2 कंबाइन होते हैं. लेकिन डाल्टन ने बोला भाई सेम एलिमेंट के एटम्स तो कभी कंबाइन ही नहीं होते, ये तू कहाँ से लेकर के आ गया नई भाषा. तो अब आ जाओ बेटा डाल्टन की थियोरी पर कि डाल्टन ने ऐसी ऐसी क्या क्या चीज़ें बोली जो ये प्रूव करता है कि एवोगाड्रो गलत था. So although the origin of idea that matter is composed of small indivisible particle, हम लोग को पता है क्लास 9 में पढ़ा था हम लोग ने कि भाई मैटर इज इनडिविजिबल. अब इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते. बाकी अब हम लोग को तो पता है हम लोग मैटर को बहुत हद तक डिवाइड कर सकते हैं. लेप्टन्स, क्वार्क्स, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं. ठीक है. सो इन 1808 डाल्टन पब्लिश्ड अ न्यू सिस्टम. मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स. ये हम लोग को ठीक है इंपॉर्टेंट सी चीज़ है कि अब इसके बाद आप इंडिविजिबल है मैटर. ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास. एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विल हैव डिफरेंट मास. तो ऑक्सीजन के सारे एलिमेंट के पास 16 ग्राम ही होंगे. ठीक है. और कार्बन के पास 12 ग्राम होंगे. अलग अलग ही होंगे. कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो. तो कंपाउंड जैसे CO2 कंपाउंड है तो 1:2 के रेशियो में कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है. तो वो चीज़ यहाँ पर बोली है. ठीक. मैं फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक है. ठीक है. मुझे अभी फटाफट से क्वेश्चंस करवाने बेटा इसके. केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स. दीज आर आइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. तो केमिकल रिएक्शन के अंदर हमेशा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम होता है. अगर तुम ध्यान से देखो कि अगर तुमने वो क्या बोलते हैं HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O. तो बेसिकली Cl यहाँ से H के पास जा रहा है, फिर ऑक्सीजन यहाँ से आपका वो क्या बोलते हैं NaOH का ऑक्सीजन आप लोग का यहाँ से यहाँ जा रहा है. ठीक है. हाइड्रोजन के पास Cl, HCl का Cl, Na के पास. तो बेसिकली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स है. ठीक है.
दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. हम लोग ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. डाल्टन थियरी कुड एक्सप्लेन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. तो डाल्टन की सारी थियरी एक्सप्लेन कर पाती थी. हम लोग को क्या ये जानना नहीं जानना. आगे बढ़ो. एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास, हम लोग को पता है कि मॉलिक्यूलर मास वगैरह क्या होता है. ठीक है, तो एटॉमिक मास और द मास ऑफ एन एटम इज एक्चुअली वेरी वेरी स्मॉल बिकॉज एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल. ठीक है, सो स्पेक्ट्रोमीटर वो डिवाइस होता है जिससे हम लोग मेजर करते हैं. हाइड्रोजन बीइंग द लाइटेस्ट, जिसका हम लोग 1 लेते हैं, 1 ट्रीट करते हैं, एंड 12 एज द स्टैंडर्ड ऑफ कार्बन हम लोग लेते हैं. ठीक है, यार कार्बन 12 इज वन ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ कार्बन. कार्बन का बेटा 14 आइसोटोप भी एग्जिस्ट करता है. ठीक है, फिर हम लोग ने सबसे पहले जब डिराइव किया था तो एटॉमिक मास यूनिट डिराइव किया था. क्या हम लोग को पता होना चाहिए, ये सारी ज़रूरत नहीं है. 1 AMU आप लोग का इतना आता है. मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम आप लोग का ये आता है. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ AMU अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे, दोनों को डिवाइड करोगे तो आप लोग का 1 AMU आता है बेसिकली हाइड्रोजन. लेकिन हम लोग AMU को यूनिफाइड, बट आजकल की डेट में हम लोग वही AMU को कन्वर्ट करके ग्राम में हर चीज़ करते हैं. तो ये सारी चीज़ें बेटा तुम लोग को बस वो पता होना चाहिए. ये सारी चीज़ें इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट क्या है कि तुम लोग को ये पता होना चाहिए एलिमेंट्स के मास कितने होते हैं. ठीक है, सो मेनी नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज मोर देन 1 आइसोटोप. व्हेन वी टेक इनटू अकाउंट द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस आइसोटोप एंड द रिलेटिव अबंडेंस, द एवरेज एटॉमिक मास. ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास का भी कॉन्सेप्ट बेटा ये तुम लोग को पहले बचपन में सिखाया हुआ है. हम लोग को पता है कि जो 35 मास वाला जो क्लोरीन होता है वो 75% एग्जिस्ट करता है. जो 37 मास वाला क्लोरीन होता है वो 25% एग्जिस्ट करता है. तो 35 इंटू 75% प्लस 37 इंटू 25%, जो एवरेज एटॉमिक मास आता है वो 35.5 आता है. इसलिए हम लोग क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास या जो एटॉमिक मास लेते हैं तो वो 35.5 लेते हैं. ये बेसिकली कॉन्सेप्ट आया आइसोटोप्स की वजह से कि आइसोटोप्स आपके दो अलग अलग अवेलेबल है नेचर के अंदर, तो हम लोग एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल कार्बन एज द फॉलोइंग 3 आइसोटोप्स विद रिलेटिव अबंडेंस. तो 12 आपका 99 के अप्रॉक्स होता है, 13 आपका 1 के अप्रॉक्स होता है, एंड ये आपका वेरी माइन्यूट अमाउंट का, ठीक है, रेडियो एक्टिव है शायद 14C. ठीक है, तो आप अप्रॉक्स देखोगे जब आप इसको कैलकुलेट करोगे परसेंटेज वाइज 12 इंटू 99% या 98.892%, फिर 1.10 13 इंटू 1.108%. ठीक है, और ये दिस, तो ये आप लोग की वैल्यू कुछ 12 के अप्रॉक्स आ जाएगी. तो 12 आप लोग का आंसर आ जाता है. हम लोग फिर 12 यूनिट लेते हैं. मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूल्स अगर CH4 है तो C का और H का 4 टाइम्स का ऐड कर दोगे तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा. कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, हम सबको पता है 180 आता है इसका आंसर. ठीक है, फॉर्मूला मास की बात करते हैं. सम सब्सटेंस सच एज सोडियम क्लोराइड डू नॉट कंटेन डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स, के अलग अलग एज देयर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स. इन सच कंपाउंड्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंटिटीज आर अरेंज इन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स. तो सॉलिड स्टेट जैसा चैप्टर तो निकाल दिया है हमारे सिलेबस पे से, बट शायद नीट में है, तो अगर मेरे पास टाइम होगा नीट के टाइम पर, ठीक है, अगले साल, तो मैं तुम लोग को सॉलिड स्टेट भी पढ़ा दूंगा. पी ब्लॉक तो वैसे भी पढ़ाना ही है एक्स्ट्रा में, बट सॉलिड स्टेट है क्या जेई में? मुझे याद नहीं आ रहा. हटा दिया ना, बाकी अगर है तो फिर मुझे पढ़ा, क्योंकि मैंने सॉलिड स्टेट पर मैं हमेशा बोलता हूँ यार बेकार का एक क्वेश्चन के लिए एक चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आगे स्किप मारो उसको. तुम 96 लेके आओ ना, सिंपल सी बात है. तुम तीनों में 96 लेकर के आ जाओ, तब भी तुम्हारी आपकी 99.998 परसेंटाइल तो बनी जाएगी. तुम तीनों में 96 लेके आओ, सिंपल सी बात है. एक चैप्टर के लिए एक क्वेश्चन मारो गोली, उसके लिए तुम उतनी तो लेके आओ जितना तुमने पढ़ा है. ठीक है, it may be noted that in sodium chloride 1 Na plus is surrounded by 6 Cl minus and vice versa. The formulas such as NaCl is used as formula mass. तो Na का मास कितना होता है बेटा 23, क्लोराइन का 35.5, दोनों का 58.5 आ गया. तो अब बात करते हैं बेटा मोल कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, उससे पहले मैं फिर उसके बाद सीधा एक चार्ट बनाऊंगा तुम्हारे लिए, और फिर उसी से मोल कॉन्सेप्ट हमेशा तुम लोग को सिखाऊंगा. ठीक है, 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन एज मेनी पार्टिकल्स और एंटिटीज एज देयर आर एटम्स एंड एग्जैक्टली 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप. तो 12 ग्राम में कितना आपके आइडेंटिटीज होती है या कितने पार्टिकल्स होते हैं 12 ग्राम के अंदर. ठीक है, 12 ग्राम के अंदर कितने आपके आइडेंटिटीज होते हैं. तो बेसिकली ये ऐसे आया था बेटा कि उसका जो ये देखो, द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम वॉज डिटरमाइंड बाय अ मास ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर एंड फाउंड टू बी इक्वल टू दिस. एक्चुअली में उसका मास इतना आया था. ठीक है, जो कि अगर आप देखो तो 12 टाइम्स द मास ऑफ ये होता है. ध्यान से देखो, अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा, कहाँ पर है देखो, ये वैल्यू है
1.66, ठीक है। मैं तुम लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ, एप्स में कैलकुलेटर का है, ठीक है। अगर तुम ध्यान से देखो, ठीक है, आ गया बेटा 19.92, ठीक है, ये 19.92 आया ना। अब देखो वही चीज़ है, 1.66 इंटू 12 करोगे तो 19.92 इंटू 10 की पावर -24, मतलब 1.92 इंटू 10 की पावर -23 बन जाएगा। देखो 1.92 इंटू 10 की पावर -23, 1.92 इंटू 10 की पावर -23, तो 12 टाइम्स द मास ऑफ आपका AMU यूनिट में इतना हो गया। तो 12 ग्राम को 1 AMU आप लोग का इतना होता है, तो 12 ग्राम में आपके कितने AMU होंगे, मतलब कितने पार्टिकल्स होंगे बेसिकली। 1 पार्टिकल का मास अगर उतना है, 1 पार्टिकल का मास अगर इतना है, तो 12 में कितने पार्टिकल्स होंगे, तो वो चीज़ आप कैलकुलेट करते हो डिवीजन से, तो आप लोग के पास एवोगाड्रो का नंबर आता है, जो कि होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये बेटा डेरिवेशन है, ये मैंने तुम लोग को बता दिया है कि क्या क्या AMU का यूज होता है। AMU का बेसिक मतलब होता है एक पार्टिकल का मास कितना है, और वहीं पर जब हम लोग 12 ग्राम के बारे में बात करते हैं, तो एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मास बेसिकली इतना आता है, ठीक है। अब जब मोल कॉन्सेप्ट की थियोरी बताऊंगा तो तुम्हारे पास एक जिस्ट हो जाएगा हमेशा, ठीक है। ये देखो इतना बड़ा नंबर है, दिस दिस 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज दिस, water molecules, 1 mole of sodium chloride is this, formula units of sodium chloride. Having defined the mole, it is easier to know mass of 1 mole. The mass of 1 mole of a substance in grams is called its molar mass. The molar mass of water is this. ठीक है, तो मैं हमेशा बेटा एक ही चीज़ बोलता हूँ सब लोग को, कि तुम इसको मोल कॉन्सेप्ट को हमेशा इस प्रोसेस से याद करो। किस प्रोसेस से? ध्यान से देखना, एक मोल सब्सटेंस में हमेशा Na नंबर ऑफ या तो पार्टिकल्स होंगे, या फिर आपके एटम्स होंगे, या फिर आपके मॉलिक्यूल्स होंगे, या फिर आपके चार्जेस होंगे। जो भी वो पूछ रहा है अकॉर्डिंगली आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो भी वो पूछ रहा है। और वो बेसिकली एक मोल में हमेशा आप लोग का मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स आएगा, ठीक है। इसका मतलब बेसिकली क्या है, जरा ध्यान से समझना। जब हम लोग ने AMU के बारे में बात की थी, देखो लेट सपोज ये आप लोग का, लेट सपोज ये एक कार्बन का छोटा सा एक पार्टिकल है, मतलब आप ये समझ लो एक कार्बन एटम कितना माइन्यूट साइज का होगा, उसका बेटा हमारा आया था 1.992 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम्स, ठीक है। ये एक कार्बन एटम का मास है। अगर मैं इसमें Na कार्बन एटम्स जोड़ दूं ना बेटा, Na मतलब बेसिकली मैं कितने बनाऊं ऐसे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अगर मैं बनाने लग गया, तो बेटा Na एटम्स का मास कितना हो जाएगा, Na इंटू दिस वैल्यू को अगर मैं x मान लूं, तो Na इंटू एक्स विच विल कम आउट टू बी बेटा 12 ग्राम्स। तो इसलिए बेटा बोला जाता है कि यही Na एटम्स विल ऑलवेज कंप्राइज 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। अगर बहुत ही सिंपल सा बात है, जैसे हम बोलते हैं ना 1 लीटर बॉटल में 1 लीटर पानी आएगा, तो बोलते 12 ग्राम अगर तुमने कार्बन लिया मतलब आपने 1 मोल कार्बन ले लिया है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास जो भी है, अगर एक एटम प्रेजेंट है तो एटॉमिक मास हो जाएगा, ठीक है। तो तुम लोग को बेटा यही चीज याद में रखनी है कि 1 मोल में Na नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, और वो Na नंबर ऑफ पार्टिकल्स बेसिकली या तो मॉलिक्यूलर मास कंस्टिट्यूट करते हैं या फिर एटॉमिक मास कंस्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ से बेटा 2-3 फॉर्मूले, 1-2 फॉर्मूले आप लोग के जो डिराइव होकर के आते हैं, वो कुछ ऐसा आता है कि मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास, है ना, याद है ना, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये इधर से डिराइव होकर के आता है। मैं तो बेटा कहीं पर भी डिराइव नहीं करता, मैं तो बच्चों को बोलता था, हमेशा से यही बोलता हूँ, सीधा तुम लोग ये लिखो। अगर तुमसे कोई पूछे कि 1 मोल में, अगर तुमसे कोई डायरेक्टली पूछे 1 मोल में लेट सपोज Na पार्टिकल्स होते हैं और आप लोग का 12 ग्राम है, ठीक है, तो कोई तुमसे पूछे कि 36 ग्राम में कितने पार्टिकल्स होंगे, तो इधर x मान लेना, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो पूछा है उसके नीचे वो लिख लो, 2 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे, भाई इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना लिख करके। मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव एंडलेस नंबर्स ऑफ फॉर्मूला इन क्लास 11th एंड 12th। तो ये आप लोग का मोल्स का एक ही होता है, और आप लोग का गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन गिवन नंबर
ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आप लोग के फॉर्मूले जनरेट होकर के यहाँ से आते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो तो मैं यहाँ पर पॉज ही कर देता हूँ। ऑल राइट, आगे। ठीक है, पानी वानी पी रहे हो ना साथ में? ये जो कट सारे बीच में है ना, तो ये तुम लोग को करते रहना यार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब आ गया बेटा, फाइनली वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां से अब कैलकुलेशंस होंगी चालू। तो मेरा अगर बहुत ही अच्छे से मैं तुम लोग को सारी चीज़ें बता पाया, तो मेरा गोल तो देखो यार यही है कि ये सब करवाने के बाद तुम लोग को ये फटाफट से, ऑब्वियसली पूरा चैप्टर आज ही ख़त्म हो जाएगा ये वाला तो, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं सोच रहा हूँ अभी एक आधा अगर बता दूँ तुम लोग को, तो इसी लेक्चर में अगर बन जाए तो कर लेंगे, नहीं तो कल के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ बेटा इसके रिलेटेड ही क्वेश्चंस तुम लोग के पास आने वाले हैं। ठीक है, सिर्फ इसके रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। एंड पॉसिबल है कि आज का जो आप लोग का फिजिक्स का लेक्चर होगा वो पॉसिबिलिटी है कि अगले दिन सुबह में आ जाए। ठीक है, क्योंकि मैं अकॉर्डिंगली पोस्ट, देखो मैं उतना ही काम पोस्ट करता हूँ जितना हो सकता है उस दिन में, ज़बरदस्ती ज़्यादा नहीं पोस्ट करता कि पता चले यार कि तुमसे कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, और तुम लोग को रेगुलर उतना काम कंप्लीट करते जाना है जितना मैं देते जा रहा हूँ। ठीक है, तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन की अगर मैं बात करूं, सो फार वी वर डीलिंग विद द नंबर्स ऑफ एंटिटीज प्रेजेंट इन अ गिवन सैंपल, बट मेनी अ टाइम द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज रिक्वायर्ड। हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए भाई 20% इतना है या 50% कार्बन प्रेजेंट है, कितना प्रेजेंट है वो सब। सपोज एन अननोन और न्यू कंपाउंड इज गिवन टू यू, द फर्स्ट क्वेश्चन यू वुड आस्क व्हाट इज द फॉर्मूला। सिंपल सी बात है भाई, अगर तुमसे कोई भी एक नया कंपाउंड बोल दे भाई पता नहीं कुछ अजीबो गरीब, जैसे हम लोग, मैं हमेशा से एक ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, जब ये नाम मैंने बचपन में पहली बार पढ़ा था मैं हमेशा से कंफ्यूज है भाई, ये H2PO4 है, H3PO4 है, H2PO3 है, H3PO3 है, पता नहीं इतने सारे तो नाम थे फॉस्फोरिक एसिड्स के। ठीक है, ये उन लोग को पता होगा, ये हमारे टाइम पर बेटा एक चैप्टर था आप लोग का D&F से पहले पी ब्लॉक था, और ये पी ब्लॉक पे ये सारी चीज़ें आती थी। ठीक है, अब तो मतलब टेक्स्ट बुक से हट गया एनसीईआरटी से, बट जेई में तो है, बट ये सारी, और जब हम लोग को करेंगे ना तो तुम लोग को पता लगेगा। ठीक है, सो व्हाट इज इट्स फॉर्मूला, ये सारी चीज़ें बहुत दिमाग में आती थी। फॉर नोन कंपाउंड ऑल्सो सच इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड्स अ चेक, सो लेट अस अंडरस्टैंड। तो बेसिकली मास परसेंट होता क्या बेटा, तुम लोग को अब सारे फॉर्मूलाज लिखने हैं। तो पहला बेटा फॉर्मूला तुम्हारे पास आ गया है, मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट। तो मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू total mass of the element divided by molecular mass. Total mass of the element divided by molecular mass into 100 तो करना है क्योंकि परसेंट है। टोटल मास ऑफ द एलिमेंट, बार बार बोल रहा हूं बेटा, टोटल मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, टोटल मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, टोटल मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये लोग ना यार ये से मास ऑफ द एलिमेंट लिख देते हैं तो ये ना वर्ड की क्लैरिटी नहीं मिलती। सो टोटल मास ऑफ द एलिमेंट, आए दर्द हो रहे पैर में। ठीक है, तो ये देखो टोटल मास ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो मास परसेंट ऑफ कार्बन, तो टोटल मास ऑफ कार्बन कितना है मेरे पास, 24 ग्राम बेटा। तो टोटल मास ऑफ द एलिमेंट मैं हमेशा बुक से अलग लिखवाता हूँ, मतलब वो लिखवाता हूँ जो का एग्जैक्ट तुम्हें दिमाग में रहे और तुम लोग वहाँ से कैलकुलेशंस को बहुत आसानी से कर सको। तो ये इन्होंने कुछ निकाला है बेटा। ठीक है, तो ये मास परसेंट, टोटल मास, देखो इस पे टोटल मास ऑक्सीजन कितना है, सिर्फ 16 ग्राम, तो 16 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास C2H5OH क्या होता है, इथेनॉल। ठीक है, तो इथेनॉल का मास आपका शायद 46 आता है, तो 46 से डिवाइड कर दो आप लोग का, इंटू 100 करके आप लोग का परसेंटेज कॉम्पोजिशन आ जाएगा। ठीक है, सो नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके क्वेश्चन इतने ज़्यादा आज की डेट में बेटा नहीं आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चंस आज भी जेईई एडवांस का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक में से एक है। अगर आप लोग इसके अंदर घुसते हो, स्पेसिफिकली इस चैप्टर के अंदर, या आप लोग मोल कॉन्सेप्ट के अंदर घुसते हो, क्योंकि आपको वो थकाएगा किधर, वो आपको थकाएगा कैलकुलेशन में। कब, जब आप लोग को मास परसेंट दिया होगा किसी एलिमेंट का, और उससे आप लोग को रिएक्शंस आप लोग को इनऑर्गेनिक की लगानी होगी, आप लोग को बैलेंसिंग करनी होगी, आप लोग को मोल कॉन्सेप्ट लगाना है, आप लोग को मास परसेंट लगाना है, और चीज़ों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बेटा आज भी एडवांस के कॉन्सेप्ट में आज भी इंपॉर्टेंट है। बट वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं
ठीक है, तो नॉर्मली ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बात करते हैं बेटा एम्पेरिकल फॉर्मूला की। एम्पेरिकल फॉर्मूला, जो लोग क्लास 12th में, तुम सबको पता है एम्पेरिकल फॉर्मूला मतलब लीस्ट फॉर्मूला। क्या बोलते हैं बेटा? लीस्ट फॉर्मूला। लीस्ट फॉर्मूला का क्या मतलब है? जैसे कि अगर कोई तुमसे पूछे C6H12O6, ठीक है, C6H12O6, क्या तुम खुद देखो 6 12 6 में से क्या तुम 6 कॉमन ले सकते हो? मतलब तुम HCF कॉमन ले सकते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो तुम्हारा क्या बचेगा? CH2O। दैट CH2O इज योर एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो आप ये बेसिकली बोल सकते हो जो लीस्ट होल नंबर रेशियो का जो फॉर्मूला होता है ना, लीस्ट होल नंबर रेशियो का जो फॉर्मूला होता है, लीस्ट होल नंबर रेशियो का जो फॉर्मूला होता है, उसको एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। उसको एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं, उसको एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, an empirical formula represents the simplest whole number ratio of various atoms present in a compound, whereas the molecular formula shows the exact number of different types of atom present. तो ठीक है, if the mass percent of various element present in a compound is known, its empirical formula can be determined. Molecular formula can further be obtained if the molecular mass is known. The following example illustrate this sequence. ठीक है बेटा, आज ना मैं तुम लोग को ये कन्वेंशनल वे नहीं बताने वाला, मैं तुम लोग को ये कन्वेंशनल वे नहीं बताने वाला। ठीक है, ठीक है, मैं तुम लोग को ये कन्वेंशनल वे नहीं बता रहा, मैं तुम लोग को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पहले तो दिखाने वाला हूँ। कन्वेंशनल वे भी बताऊंगा इसी क्वेश्चन का। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ। क्या क्या दिया हुआ है आपको? 4.07% हाइड्रोजन। मुझे ऑब्वियसली यहाँ से कैलकुलेशन तो इनकी उठानी पड़ेगी, मैं इतना कैलकुलेट नहीं करने वाला। 4.07% हाइड्रोजन आपको दिया हुआ है। कार्बन आपको कितना दिया हुआ है बेटा? स्किप करो, तुम लोग स्किप करो फटाफट से। 24.27 और 71.65, 24.27, 24.27 और 71.65, 24.27, मैं वापस भूल गया, 24.27 और 71.65, 24.27 और 74.65। ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये है बेटा हाइड्रोजन का, ये है बेटा कार्बन का, ये है आप लोग का किसका? क्लोरीन का। ठीक है, और आप लोग को मॉलिक्यूलर मास भी गिवन है, और आप लोग को मॉलिक्यूलर मास भी यहाँ पर आप लोग को गिवन है। ठीक है, 98.96, जिसको मैं 99 अप्रॉक्स ले लेता हूँ। ठीक है, जिसको मैं 99 आपका अप्रॉक्स ले लेता हूँ। ठीक है, अब बेटा जरा कॉन्सेप्ट पर आओ। एक्चुअली में मतलब क्या है? एक्चुअली में मतलब ये होता है बेटा, थोड़ा सा ध्यान से समझना। देयर विल बी अ फॉर्मूला जो इन 3 एटम से बनेगा, जो कि बनेगा CXHYClZ। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है कि हम लोग का एक एम्पेरिकल फॉर्मूला बनेगा CXHYClZ? इसको बोलते हैं बेटा एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं बेटा? एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब मुझे स्पेलिंग नहीं पता है, एम्पेरिकल पता नहीं, शायद यही होती है एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब बेटा इसका मतलब क्या होता है एम्पेरिकल में और क्या? अभी अभी मैंने जैसे एग्जांपल दिया था, C6H12 आणि O6, अगर मैं इसको CH2O का होल 6 लिख दूं तो यही आप लोग का आंसर बन जाएगा। तो ये जो होता है वो होता है एम्पेरिकल। तो ये मेरा एम्पेरिकल हो गया। तो बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? वो हो जाएगा बेटा CXHYClZ होल N। समझ में आया? समझ में आई बात? ये होता है बेटा, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का लिखने का तरीका। अब तुम लोग ना बेटा बेसिक दिमाग लगाओ कि ये चल क्या रहा है। बेसिक दिमाग लगाओ कि चल क्या रहा है। लेट करो अभी के लिए कि आप लोग का जो एम्पेरिकल मास है, जो आप लोग का एम्पेरिकल मास है वो आप लोग का बेटा A है। लेट करो कि जो आप लोग का एम्पेरिकल मास है वो आप लोग का A है। बेटा मैं ऐसा क्यों लेट करो? देखो थोड़ा सा ध्यान से समझो, इसी एग्जांपल से समझो। इसका आंसर बेटा हम लोग को पता है 180 आया था, सही बात है, इसका आंसर 180 आया था। अगर तुम बेटा इसका आंसर निकालने की कोशिश करो तो ये बेटा सिर्फ 30 आएगा। 12 + 16 + 2 30।
तो ऑब्वियसली अगर तुम ये वैल्यू को निकालने की कोशिश कर रहे हो, अगर तुम उस n को निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो n को मैं कैसे निकाल सकता हूँ? n का बेटा एक फॉर्मूला होता है, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास। क्या ये फॉर्मूला याद रहेगा? और आई होप तुम लोग को याद भी आ गया होगा जब तुम इस चीज़ को रिवाइज कर रहे हो। ठीक है, एम्पेरिकल मास, सॉरी, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास विल गिव मी n। ठीक है, विल गिव मी n। अच्छा जी, ये चीज़ भी मुझे समझ में आ गई। तो ऑब्वियस सी बात है, एम्पेरिकल मास को मैं एक वैल्यू ले रहा हूँ, मेरे पास मॉलिक्यूलर मास तो बेटा दिया हुआ ही है क्वेश्चन के अंदर, मुझे यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, मुझे यहाँ पर एम्पेरिकल मास दिया हुआ है। अगर मैं 99 डिवाइडेड बाय a कर दूँ तो मेरे पास n की वैल्यू आ जाएगी, मेरे पास 99 डिवाइडेड बाय a करके n की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बेटा एक हम लोग का फॉर्मूला, 99 डिवाइडेड बाय a विल गिव मी द वैल्यू ऑफ n। अब क्वेश्चन ये आता है मुझे a ढूंढना है, क्वेश्चन ये आता है मुझे a ढूंढना है। ठीक है, आ जाओ बेटा ऊपर चलो जरा ध्यान पर से। अच्छा, सबसे पहले बेटा मास परसेंट का वापस फॉर्मूला याद रखते हैं। मास परसेंट का अभी अभी मतलब क्या सीखा था बेटा? मास परसेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ एलिमेंट, ठीक है, ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। ये मतलब सीखा था, ये मतलब सीखा था। मैं तुम्हें अभी कन्वेंशनल तरीका नहीं बता रहा बेटा, मैं तुम लोग को लॉजिकल तरीका बता रहा हूं कि आंसर कैसे आता है। आई एम नॉट टेलिंग यू हाउ टू फाइंड इट कन्वेंशनली, नॉट एट ऑल टेलिंग यू हाउ टू फाइंड इट कन्वेंशनली। ठीक है, मैं इस डेटा को अलग वाली एक उस पर कॉपी कर रहा हूं, ठीक है, पूरी अलग स्लाइड पर, सो दैट हम लोग अलग स्लाइड पर पूरी कैलकुलेशन करें। तुम लोग को कन्वेंशनल तरीके का पूरा तरीका पता होगा कि कैसे होता है, बट मैं तुम्हें अनकन्वेंशनल तरीका जो होता है उससे बता रहा हूँ। अगर कोई मुझसे पूछे बेटा, अगर कोई मुझसे पूछे कि कार्बन का ये मेरा क्या है मास परसेंट है, तो क्या मैं, सॉरी हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का मास परसेंट एज पर द गिवन फॉर्मूला, मास परसेंट क्या होता है? टोटल मास ऑफ एलिमेंट। टोटल मास क्या मैं बोल सकता हूँ बेटा? क्योंकि हाइड्रोजन का मास 1 है और क्योंकि उसके y एटम्स प्रेजेंट है, तो टोटल मास y इंटू 1 हो जाएगा। एंड ये जो कंपाउंड बन रहा है इसका मास क्या था? क्योंकि ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है तो इसका मास भी क्या होगा बेटा? एम्पेरिकल मास, जो कि हम लोग ए लेकर के चल रहे हैं बेटा, जो कि हम लोग ए लेकर के चल रहे हैं। समझ में आ रही है बेटा बात? समझ में आई बात? समझ में आई? पक्का 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 पक्का? ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट, क्या मैं यहाँ पर बेटा, क्योंकि इसका ग्राम, इसका 12 मास होता है और x है, तो 12x डिवाइडेड बाय a इंटू 100 लिख सकता हूँ। सिमिलरली क्या मैं 35.5 z अपॉन a इंटू 100 लिख सकता हूँ? समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? तो इसलिए बेटा अगर तुम लोग को याद हो, जो कन्वेंशनल तरीका होता था, जो कन्वेंशनल तरीका होता था उसमें हम लोग क्या करते थे, मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। इफ 11 स्टूडेंट गाय इज वॉचिंग, सो कन्वेंशनल तरीका बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये होता है कि हम लोग एक टेबल, नेक्स्ट टेबल बनाते हैं जहाँ पर हम लोग मास परसेंट को, जहाँ पर हम लोग मास परसेंट को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड करते हैं बेटा? मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, किससे डिवाइड करते हैं? मॉलिक्यूलर मास से। किया 24.27 को किससे किया बेटा? 12 से किया। 74.65 को किससे किया बेटा? 35.5 से किया। ठीक है, यहाँ पर आप लोग का 4.07 आएगा, या आप लोग का 2.0 कुछ आएगा। एक सेकेंड, ठीक है, कॉपी कर ले या ठीक है कैलकुलेटर पर ही देख लेते। ना टाइम तो बचा है ना? हाँ ठीक है, 24.27 डिवाइडेड बाय 12 इज 2.02। ठीक है, 3 लिख लेते हैं इसको, अप्रॉक्सीमेटली इक्वली मान लेते हैं। ठीक है, और फिर बेटा ये आप लोग का क्या आ जाता है? ये भी इतना ही आएगा। ठीक है, 2.03। ठीक है, ये आप लोग का तरीका था। अब बेटा लॉजिक लगाओ, जो 12th में है वो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ।
Actually beta, we are not doing anything which is very serious over here, this is actually टट्टी thing, shitty thing. क्यों भाई, खुद सोच बेटा, ये जो इससे डिवाइड किया ना बेटा, ये मैंने भी तो लिखा है 1 into y तो लिखा हुआ था इधर, मैंने 1 से डिवाइड किया, 12 से डिवाइड किया, 35.5 से डिवाइड किया. सो एक्चुअली आई एम रिमेनिंग विद व्हाट, दिस वैल्यू इज एक्चुअली this value is actually beta what, this value is actually coming out to be y by a into 100, this value is actually coming out to be x by a into 100, this value is actually coming out to be z by a into 100. और बेटा याद करो, the next step to a class 11th guy जो हम लोग पढ़ाते थे, वो नेक्स्ट स्टेप क्या होता था बेटा, वो नेक्स्ट स्टेप बेसिकली ये होता था कि अब हम लोग क्या करते थे, जो लीस्ट नंबर होता था उससे डिवाइड करते थे. इन तीनों में जो आप लोग का लीस्ट नंबर होता था, लीस्ट नंबर, उससे सबको डिवाइड कर देते थे. तो लीस्ट नंबर क्या आ रहा है बेटा, 2.03 आ रहा है. 2.03 से सबको डिवाइड कर दो, 4.07 डिवाइडेड बाय 2.03, आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा. 2.03 डिवाइडेड बाय 2.03, आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा. 2.03 डिवाइडेड बाय 2.03, आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा. दिमाग लगाओ टू अ क्लास 12th गाय नाउ, तुम दिमाग लगाओ. एक्चुअली में ये क्या बन रहा है बेटा, तुम लोग आपस में बेसिकली एक रेशियो को कैलकुलेट कर रहे हो. तू इन दोनों को डिवाइड कर, अगर तू इन दोनों को डिवाइड कर रहा है तो तेरे पास y बाय एक्स की वैल्यू 2 नहीं आ जाएगी, इसका मतलब y इज इक्वल टू 2x नहीं आ गया. तू इन दोनों को डिवाइड कर, तेरे पास z बाय एक्स की वैल्यू 1 नहीं आ जाएगी, मतलब तेरे पास z इज इक्वल टू एक्स नहीं आ जाएगा. तो बेटा अगर तू ये लॉजिक लगा, तेरा फॉर्मूला था बेटा cx hy clz, तो तू अब सब कुछ एक ही फॉर्मेट में लिख सकता है, cx h2x clx. और क्योंकि जब हम लोग सेम रेशियो में लिखते हैं तो अब आप लोग का x x x कैंसिल आउट हो जाएगा. क्योंकि खुद सोचो, आप लोग को ये चीज़ क्लास 9th में या 10th में सिखाई गई थी कि Na2Cl2 नहीं होता है, जो कॉमन फैक्टर होता है वो कैंसिल आउट होकर के आपका NaCl बन जाता है. ये चीज़ बताई थी. यहाँ पर कॉमन फैक्टर x है, तो बेटा ध्यान दे, तेरा क्या ये CH2Cl नहीं हो गया, सारे x कैंसिल आउट नहीं हो गए. बेटा बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये है, तरीके रट के चले जाते हैं, लेकिन अगर तुम्हें लॉजिकल मेथड समझ में आया ना बेटा, ये लॉजिकल मेथड कि एक्चुअली में कैसे सॉल्व किया जाता है, तो बेटा मैं गारंटी दे रहा हूँ, जो इसके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते हैं ना, जो जेईई मेंस में आते हैं, इसको बड़ा चढ़ा करके कुछ भी बोला जाता है, मास परसेंट को घुसेड़ करके कुछ भी देते हैं, तू डरेगा नहीं अब. इट्स माई गारंटी, तू अब नहीं डर सकता, क्योंकि तू फॉर्मूला को चूज करके कर रहा है बेटा, चूज चुका है पूरा, इसका तू रस चूज चुका है कि एम्पेरिकल होता क्या. देखो क्लैरिटी ऑफ थॉट मिल रही है यहाँ से, समझ में आया. तो बेटा यहाँ पर फिर हम लोग एक्चुअली में टू अ क्लास 11th का अगेन, तो एक्चुअली में यहाँ से मुझे पता लग गया कि H मेरे 2 हैं बेटा, C मेरा 1 है बेटा, और Cl मेरा 1 है. तो मेरा ये देखो फॉर्मूला ये बन गया. और अगर मेरा बेटा फॉर्मूला ये बन गया तो अब मैं एम्पेरिकल मास ढूंढ सकता हूँ. तो क्योंकि मेरा फॉर्मूला बन गया CH2Cl, तो मेरा एम्पेरिकल मास कितना हो जाएगा, मेरा A विल बी इक्वल टू, क्योंकि मैंने A लिया एम्पेरिकल मास लिखा हुआ है, तो इट विल बी 12 + 2 + 35.5, दैट विल कम आउट टू बी 49.5. एंड हम लोग को अभी हम लोग ने पिछले वाली स्लाइड पर देखा था कि मॉलिक्यूलर मास को अगर एम्पेरिकल मास के साथ डिवाइड करो, सो 99 डिवाइडेड बाय 49.5 विल कम आउट टू बी 2, विच इज इक्वल टू n. हेंस माय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल कम आउट टू बी CH2Cl का होल ट्वाइस, दैट इज C2H4Cl2. अब मुझे बता, क्या तेरे को एम्पेरिकल की असलियत में क्लैरिटी पता लगी है कि ये स्टेप्स को इन्वॉल्व क्यों करते हैं. तूने भी क्लास 11th में क्या सीखा होगा, भाई ऐसी लाइन बनाओ, हमेशा इसको ऐसे करो, हमेशा इसको ऐसे करो, हमेशा इसको ऐसे करो, कर दो. हमें बेटा क्यों करना है, जब तेरे को मास परसेंट का बीच से कोई क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो तू सोचता रह जाएगा और तू बहुत गंदा हक के आएगा इसके अंदर. समझ में आ रहा है. क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बेटा, फिजिकल में जितना तू यूनिटरी मेथड सोच सकता है, जितना तू क्लैरिटी ऑफ थॉट सोच सकता है, उतना इंपॉर्टेंट है तेरे लिए. अगर तू नहीं सोच पाया ना, मैं गारंटी दे रहा हूं तेरे को क्लैरिटी ही नहीं मिलेगी और तुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे. फॉर्मूला के ना जड़ में घुस जाओ, जड़ में कि चल क्या रहा है.
ठीक है, तो ये हो गया आपको आंसर। देखो इन्होंने स्टेप 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 देखा, स्टेप सिखाए हैं, स्टेप सिखाते रहते हैं, तरीका नहीं बताते एक्चुअली में क्या चल रहा है। मैंने तुम्हें एक्चुअल मतलब सिखाया, ठीक है। चलो ये तो बैलेंसिंग है। हाँ लो लो लो, C3H8 गैस वाला मैं बता रहा था ना, तो देखो इसका 1 मोल तो इसके 3 मोल बनेंगे, इसका 1 मोल इसके 3 मोल। ये देखो बेटा, इसको तुम बैलेंस कर सकते हो। x यहाँ पर 3 मोल, मैंने क्या बोला था फिर y/2 मतलब यहाँ पर 4 मोल, और यहाँ पर बनता है बेटा x प्लस y/4, x प्लस y/4। x कितना है 3 है, y कितना है बेटा 4 है, तो y/4 तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। देख लो बैलेंस हो जाएगी। 4 8 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, तो आप लोग का नहीं यहाँ पर 2 आएगा, सॉरी यहाँ पर 4 आए ना, तो 4 प्लस 6 10, यहाँ पर तुम्हारा 5 आएगा, ठीक है, x प्लस y/4, ठीक है। हाँ यही आएगा ना अपना y/2, 4/2 इज 2, तो 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 प्लस जो अपना आंसर आया था y का आंसर y/4, y का आंसर कितना आएगा अपना 8, ठीक है, y/4 इज 2। तो ये आप लोग का बैलेंस हो जाएगा उस इक्वेशन से। देखो यहाँ पर इन्होंने पूरी बैलेंसिंग दिखाई है, और हम लोग तो डायरेक्टली लिख सकते हैं हमारे फॉर्मूला से, CxHy प्लस x प्लस y/4 O2 gives xCO2 प्लस y/2 H2O, where x is 3, y is 8। डायरेक्टली लिखो, देखो आंसर। ये होती है बेटा, ये होती है टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है। तो चलो फिर पॉज लेते हैं, फिर वापस आते हैं। चलो फिर, तो यार आज तुम लोग ने एक, मैं ये कह सकता हूँ आज तुमने एक और तरीका सीख लिया कि अगर तुम्हें उन कन्वेंशनल तरीके से वो कॉलम बना करके अगर तुम्हें ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं भी करने, तो तुम लोग बेस्ट तरीका क्या कर सकते हो, जैसे मैंने बताया मास परसेंट का ले सकते हो, कोई भी 2 का रेशियो ले लो, x/y का तुम्हारे पास आ जाएगा, फिर उन 2 का रेशियो ले लो, x/z का आ जाएगा, फिर सीधा का सीधा आंसर भी लिख सकते हो। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। तो ये चीज़ होती है बेटा, ये चीज़ तुम लोग बहुत कन्वेंशनली भी विदाउट फॉलोइंग द स्टेप्स भी तुम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, और यही आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे कि मैं बता रहा था कैसे स्टेप्स वो लिखेंगे हम लोग, 4.07 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई a इंटू 100, और फिर नेक्स्ट आ जाएगा आप लोग का 24.27 इज इक्वल टू 12y। अभी ऑब्वियसली मैं चेंज कर रहा हूँ XYZ, मैं अभी x हाइड्रोजन के लिए ले रहा हूँ, y कार्बन के लिए ले रहा हूँ, तो 12y डिवाइडेड बाय a इंटू 100, दोनों का रेशियो लिया, a और 100 वाली चीज़ें आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी, और आपका x/y का रेशियो आ जाएगा। क्योंकि आप लोग का x/y का रेशियो आया, फिर आप x/z का रेशियो लो, और फिर आप बेसिक मैथ्स लगा करके x/y/z का रेशियो इन होल नंबर्स लिख दो, वो आप लोग का एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। समझ में आई बात। कन्वेंशनल तरीका बेटा फॉलो करने की ज़रूरत है, 2 कैलकुलेशन को करो उससे भी आंसर आ जाता है, लेकिन ये चीज़ तुम्हें कौन समझाए, ठीक है। ये चीज़ हमेशा वो एक मैथ स्टूडेंट समझा सकता है जिसको यूनिटरी मेथड, जिसको बेसिक लॉजिक लगाना आता है, और मैं हमेशा से मैथ से प्यार करता था, ठीक है। चलो, इसलिए बेटा ये सारी चीज़ें, मेरी केमिस्ट्री इसीलिए फिजिकल मेरी स्ट्रांग हो गई, मेरी सिर्फ और सिर्फ फिजिकल मैथ्स की वजह से स्ट्रांग हुई, ठीक है। तो स्टोइक्योमेट्री एंड स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन, तो बेसिकली स्टोइक्योमेट्री आप लोग को पता है कोएफिशिएंट जैसी एक चीज़ होती है जो कि आप यहाँ पर लगाते हो, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आप बेसिकली स्टोइक्योमेट्री में डील करते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो x1 है, y4 है, तो x1 y/2 इधर होता है, और x प्लस y/4 1 + 1 आप लोग का 2 आ जाएगा, देखो बैलेंस हो गई, ठीक है। चलो, रिएक्टेंट्स हमें पता है लेफ्ट साइड होते हैं, प्रोडक्ट हमें पता है राइट साइड होते हैं, ठीक है। और बाकी हम लोग को कोएफिशिएंट से रिलेटेड गेम खेलनी होती है। तो अब मैं बेटा जो भी क्वेश्चन बताऊंगा वो तुम लोग को अब मोल कॉन्सेप्ट के थ्रू बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पूरा का पूरा तुम लोग को बात समझाऊंगा। अब बेटा ये जो 4 चीज़ें लिखी है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 4 चीज़ें। पहला है 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ O2। अगर यही रिएक्शन देखो तो यहाँ से तुम लोग को पता लग रहा है 1 मोल CH4 2 मोल O2 के साथ रिएक्ट करता है, 1 मोल CO2 बनाता है और 2 मोल H2O बनाता है। इसका मतलब मैं इसको ऐसा भी सोच सकता हूँ कि 16 ग्राम CH4 रिएक्ट करता है 64 ग्राम्स
के साथ, ऑक्सीजन के साथ बनाता है 44 ग्राम्स ऑफ CO2 और बनाता है 36 ग्राम्स ऑफ H2O। तो ये सारी चीज़ें बेटा इंपॉर्टेंट है मोल कॉन्सेप्ट में, ये क्लैरिटी ऑफ थॉट मिलना ज़रूरी है कि कौन कितना किसके साथ रिएक्ट करके कितना बनाता है। वही लिखा हुआ है बेटा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 रिएक्ट्स विद 2 मॉलिक्यूल्स दिस। हाँ, फिर एट STP बेटा, एट STP हमेशा याद रखना 22.7 लीटर्स, हाँ 22.7 लीटर्स की वॉल्यूम आप लोग कंसिडर करते हो एक मोल के अंदर। तो 1 मोल CH4 गैस अगर आप ले रहे हो तो 22.7 लीटर्स विल रिएक्ट विथ 45.4 लीटर्स, क्योंकि उसके 2 मोल है, याद है ना गेल-लुसाक्स लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम्स, ठीक है। तो गिव दिस मच एंड दिस मच, 16 ग्राम्स रिएक्ट विद दिस मास मोल्स, आ गया, देखा आ गया जो पहले भी लिखा था, एंड डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम्स ऑफ मीथेन। तो मैं देखो बेटा बच्चों जैसा इधर अपन काम करेंगे, मैं तुम लोग को तरीका इधर ही बता रहा हूँ, ज़्यादा कुछ बता भी नहीं रहा। देखो एक ही स्टेप बताऊंगा, सबसे पहले क्या लिखा करो, मॉलिक्यूलर मास की एक हेडिंग डाला करो, ठीक है, या फिर गिवन मास, चलो गिवन मास की हेडिंग डाल दिया करो। सबसे पहले बेटा गिवन मास लिखा करो लेफ्ट साइड ऑफ द पेज पर। मैं तुम लोग को एक तरीका बता रहा हूँ जिससे ऑलमोस्ट हमेशा तुम्हारा आंसर आएगा। विद इन अ मिनट ऑलवेज अ क्वेश्चन आप लोग का सॉल्व होने वाला है, अगर तुम्हारी कैलकुलेशन ऑन टिप्स हो तो। चल रहा है ना रिकॉर्डिंग, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ठीक है। तो गिवन मास लिखा करो, मुझे किसका मास गिवन है बेटा, मीथेन का गिवन है 16, इधर डैश इधर डैश इधर डैश, मुझे इन सब कंपोनेंट्स के मास गिवन नहीं है, ठीक है। फिर मॉलिक्यूलर मास लिखा करो बेटा कि कितना किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, कितना किसके साथ रिएक्ट कर रहा है भाई। अगर मैं देखूं तो ये 16 ग्राम रिएक्ट कर रहा है, इसका मॉलिक्यूलर मास मेरा टोटल में मिला करके कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, O2 इज 32 इंटू 2 64, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा बेटा 44 एंड इसका 36, ठीक है 36 हो जाएगा। अब खुद सोचो, उसने यही पूछा है कि 16 ग्राम मीथेन कितने के साथ रिएक्ट कर रहा है, मुझे यहाँ से दिख रहा है 16 ग्राम 36 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर भी 16 ग्राम 36 के साथ रिएक्ट करेगा बेटा, सही बात है। क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। ये करने की बकलोली करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कुछ अभी बेटा एक बहुत ही बुरी चीज़, और मैं गालियाँ बोलने वाला हूँ, मैं एक बहुत ही गंदी चीज़ लाने वाला हूँ बेटा, कि मुझे इतना बुरा लग रहा है आजकल क्या चल रहा है मार्केट में, वो मैं बताऊँगा, ठीक है, पर थोड़ी देर बाद, एक आधा दिन में। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम्स ऑफ CO2, ठीक है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन, तो बात करते हैं बेटा गिवन मास की। तो गिवन मास मुझे क्या क्या दिया हुआ है, अच्छा इधर नहीं करते, यही रिएक्शन है ना, और किसका मास गिवन है बेटा, मेरे पास CO2 का, ठीक है, मेरे पास CO2 का मास गिवन है, मेरे पास CO2 का 22 ग्राम मास गिवन है। पहले तो रिएक्शन फटाफट से लिख लेते हैं, CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O, ठीक है। अगर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स मिले तो यहाँ पर मुझे मास इसका गिवन है, गिवन मास में 22 ग्राम्स, ये डैश ये डैश ये डैश गिवन मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं बेटा ध्यान से, मॉलिक्यूलर मास 64, अच्छा हाँ, ये जो मैं मॉलिक्यूलर मास लिखता हूँ ना बेटा, ये पूरे के पूरे मोल्स के साथ लिखता हूँ। जब मास का क्वेश्चन होता है तो मैं मोल्स के साथ लिखता हूँ। मैं तुम्हें अभी क्लैरिटी ऑफ थॉट दूंगा, ये तो बेटा बच्चों जैसे क्वेश्चन है इसलिए मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ। देखो ऑब्वियसली तुम लोग को ये लग रहा होगा भाई ये मॉलिक्यूलर मास मोल्स के साथ क्यों लिख रहा है, तो देखो ये तुम्हारी मर्जी है, मैं इसको कैसा सोचता हूं मैं तुम लोग को वो क्राइटेरिया बता देता हूं, वरना आई विल गिव यू वन मोर वे जिसके अंदर से भी तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। वन मोर वे जिससे तुम सॉल्व कर सकते हो। देखो मैं अभी पहले इस वाले क्वेश्चन में क्लैरिटी ऑफ थॉट देता हूं तुम्हें ये वाला तरीका जो मैं लगाता हूं, मुझे जो फास्ट कैलकुलेशन में काम में आता है, अगर तुम्हें वो पसंद आ रहा है वेल एंड गुड, अगर तुम्हें वो नहीं पसंद आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें एक और तरीका बताता हूं, उससे भी यू गाइस कैन सॉल्व इट। समझ में आ गया? 2 तरीके बताता हूं जो तुम्हें अच्छा लगे, क्योंकि तुम लोग अभी ऑब्वियसली सोचोगे भाई इसने मॉलिक्यूलर मास में 64 क्यों लिखा। मैं मॉलिक्यूलर मास में एक्चुअली मोल्स को काउंट करके लिखता हूँ, ठीक है। मैं उसको क्लैरिटी बताता हूँ कि एक्चुअली मैं क्या सोचता हूँ और कैसे सोचता हूँ। इट्स ऑल अबाउट मैथ्स व्हाट यू आर डूइंग। सो 16, 64, 44
एंड यू विल गेट 36 ओवर हियर. ठीक है, ऑल राइट. कैन आई से ये लेट सपोज, क्योंकि मुझे एक्स मास निकालना है, मैं क्या करता था एक बेसिक सा लॉजिक लगाता था बेटा. X mass will react with 22 grams, 16 will react with 44 grams, hence X will be equal to 16 into 22 divided by 44. So you will get 8 grams as my answer. करेक्ट बात है, करेक्ट बात है. तो यहाँ पर 8 ग्राम्स मेरा आंसर हो जाएगा. ठीक है, ठीक है. अगर कोई मुझसे मोल्स पूछे तो मोल्स आधे हो गए, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. करेक्ट बात है, करेक्ट बात है. पक्का ये चीज समझ में आई. गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास मोल्स हो गए. अगर कोई तुमसे बाय चांस बेटा ये पूछता कि मुझे O2 निकालना है, O2 के कितने मोल्स होंगे, अगर मुझे ये निकालना होता तो मैं कैसे करता. तुम ऑब्वियसली x यहाँ पर लेते, कैलकुलेशन क्या करते, x में 22 है तो 64 में 44 है, तो सिंपल सी बात है x कितना हो गया बेटा, यहाँ से वही हो गया 22 इंटू 64 डिवाइडेड बाय 44, जो कि तुम्हारा कितना आ जाएगा बेटा, 32 आ जाएगा. 32 आ जाएगा. अब देखो मैं क्या, तो तुम बोलते भाई अगर मेरा x 32 आ रहा है तो मेरे नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, क्योंकि भाई तूने ही तो बोला है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो क्या होता है, मोल्स होते हैं. हाँ मैंने बोला है, लेकिन मैं जो टाइप ऑफ कैलकुलेशन कर रहा हूं उसको जरा ध्यान से समझो. मैं इस टाइप में, मैं जो ये मॉलिक्यूलर मास लिख रहा हूं ये मोलर मॉलिक्यूलर मास, मैंने इसको नाम दिया था, मैंने अपने लिए कन्वेंशन बनाया था. जब मैं इसको सॉल्व करता था तो मैंने अपने लिए कन्वेंशन बनाया था जो कि था मोलर मॉलिक्यूलर मास. इसका मतलब मैंने मोलर भी डाल दिया, मॉलिक्यूलर भी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, मैंने अपने लिए कन्वेंशन बनाया. बेटा ये जो मेरा आधा मोल बन रहा है ये एक्चुअली में आधा ऑफ 2 मोल्स बन रहा है, क्योंकि मैं पहले से ही नंबर ऑफ मोल्स इसमें कैलकुलेट करके चल रहा हूं. मैं पहले से ही इसमें 2 मोल्स कैलकुलेट करके चल रहा हूं. तो एक्चुअली में अगर मॉलिक्यूलर मास वाइज देखा जाता तो ये 64 ना लिख करके बेटा, ये 64 ना लिख करके 2 इंटू 32 होता, तो ये आप लोग का 2 से 2 आप लोग का कैंसिल होता, आंसर 32 आता. लेकिन जब आप डिवाइड करते, जब आप मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करते, जो कि आप लोग का 32 होता है O2 का, तो आप लोग का 1 मोल ही आंसर आता. लेकिन मैं क्या बोलता था कि जो मेरा आंसर आया है वो एक्चुअली 2 मोल्स का अब आधा मोल हो गया है. 2 मोल्स का आधा कितना होता है, 1 होता है. ठीक है, 2 मोल्स का आधा 1 होता है. अगर तेरे को मेरी ये बात नहीं समझ में आ रही है, आई एम गिविंग यू वन मोर वे टू सॉल्व इट. टेंशन नहीं लेने की जरूरत है. ठीक है, मैं तुम्हें एक और तरीका बता रहा हूं इसको ही सॉल्व करने का. ठीक है, ध्यान से देखना, तुम लोग को वो इजीली समझ में आता है, तुम लोग वो समझो. ये मेरा मैथ्स था इसलिए मुझे ये पसंद आता था. सब लोग को अपना अपना क्राइटेरिया पसंद आता है बेटा. ठीक है, मैं इसको ऐसे करता था फिर CO2 प्लस 2H2O. मैं क्या करता था, गिवन मास ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर 22 ग्राम दिया हुआ है, ये डैश है, ये डैश है, ये डैश है. मॉलिक्यूलर मास, सिर्फ मॉलिक्यूलर मास, मोलर मॉलिक्यूलर मास से सिर्फ मॉलिक्यूलर 16, 32, ये क्या होता था बेटा 44, एंड दिस यू विल गेट एज 18. करेक्ट. फिर मैं निकालता था गिवन मोल्स. ठीक है, ये मैं एक कैटेगरी लिखता था, गिवन मोल्स. मैंने जब बच्चों को पढ़ाना चालू किया तो मैंने उन लोग को बताया, तुम लोग को अगर मेरा मैथ्स नहीं समझ में आ रहा तो तुम लोग एक और स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो गिवन मोल्स की. तो गिवन मोल्स यहां पर बेटा, गिवन मोल्स कितने, गिवन मोल्स हमेशा वो होते हैं जो आप ये बोल सकते हो कि, या फिर जो आप लोग को यहां पर, या ऐसा करो, ठीक है, गिवन मोल्स का हेडिंग डालो और फिर आप लोग मोल्स कैलकुलेट करो. यहां पर मोल्स कितने बन रहे बेटा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास दैट इज इक्वल टू हाफ. ठीक है, इसका मुझे नहीं पता, इसका मुझे नहीं पता, इसका मुझे नहीं पता. करेक्ट बात है. अब नीचे लिखो एक्चुअल मोल्स.
एक्चुअल मोल्स बेटा कितने कितने, इसका मोल 1 है, इसके मोल 2 है, इसके मोल 1 है, इसका मोल 2 है, ठीक है। क्योंकि मुझे बेटा इसके मोल्स कैलकुलेट करने होते थे, क्योंकि मुझे CH4 का कैलकुलेट करना है ना मास, तो मैं क्या करता था, CH4 के मास की जगह x लिख देता था। तो क्या मैं उसके गिवन मोल्स x/16 लिख सकता हूं? क्या मैं उसके गिवन मोल्स x/16 लिख सकता हूं? वापस रिपीट कर रहा हूं पूरा प्रोसेस। मैं क्या करता था, पहले गिवन मास लिखता था। गिवन मास में मैं दो चीजें लिखता था, जो मुझे सच में गिवन होता था और जिसके बारे में मुझे फाउंड आउट करना है। फाइंडिंग आउट को मैं x लिख देता था। फिर मैं मॉलिक्यूलर मास लिखता था सबके, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास, इस 2 को हटा करके जो मेरा मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास है 2 को हटा के मॉलिक्यूलर मास है। फिर मैं गिवन मोल्स मतलब जो मैं एक्सपेरिमेंटली या क्वेश्चन के थ्रू मैं मोल्स को जो निकालूंगा वो मेरे होते थे बेटा गिवन मोल्स। तो इसको तुम लोग अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंटल मोल्स जो भी लिखना लिख सकते हो, मैं इसको बोलता हूँ गिवन मोल्स। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, गिवन मोल्स इज बेसिकली गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, हाफ। इधर क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास x/16 लिख दिया। फिर मैं लगाता था एक्चुअल मोल्स एज पर द बैलेंस्ड इक्वेशन। क्या है, 1 मोल 2 मोल के साथ रिएक्ट करता है, 1 मोल बनता है, 2 मोल इधर बनते हैं। फिर मैं बेसिक बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई लगाता था कि जब 1 मोल ही बना रहा है, 1 मोल CH4 जब 1 मोल CO2 ही बनाता है, तो x/16 भी 1/2 ही बनाएगा। मतलब x/16 इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। x की वैल्यू बेटा 8 आ जाएगी, ठीक है। और अगर तुम्हें डायरेक्टली मोल्स के बारे में पता होना था, तो ये क्योंकि आधा बनाता है, तो ये भी बेटा आधा मोल ही बनाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी, तो ये आप लोग का टोटल हाफ मोल बन जाएगा। तो ये मेरा दूसरा तरीका है। मैं अभी क्वेश्चंस को और जब सॉल्व करूंगा तो तुम लोग को अभी क्लैरिटी ऑफ थॉट इसमें देता हूँ, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते तो इसमें तुम लोग को क्लैरिटी ऑफ थॉट मिल जाएगा कि ये एक तरीका क्या है, ठीक है। 0.5 आंसर है। लिमिटिंग रिएजेंट से पहले ना एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं बेटा, पहले एक ना मोल कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन ना बुक्स यहाँ से उठाते हैं। ये वाला उठा लूँ 1.4, या फिर कोई अच्छा है क्या, नीचे देख लेता हूँ एक बार। ये टाइम पास है, ये टाइम पास है, ये काम की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। चलो गाइस, तो लास्ट क्वेश्चन उठाते सबसे पहले, है ना। इसको सॉल्व करते, कैसे करेंगे, जो अभी अभी मेथड देखा है उसी से सॉल्व करेंगे, समझते हैं कैसे होगा। Chlorine is prepared in the laboratory by treating manganese oxide MnO2 with aqueous hydrochloric acid. According to the reaction, 4HCl plus MnO2 gives 2H2O MnCl2 plus Cl2. How many grams of HCl react with 5 grams of manganese oxide? याद करो ये रिएक्शन पढ़ी थी बेटा क्लास 10th में, जो सबसे आखिरी थी ना रिडॉक्स, ये वो वाली है। सो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विथ 5 ग्राम्स ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड। तो वो वापस वही चीज़ ट्राई करते हैं बेटा कि गिवन मास आपको किसका दिया, 5 ग्राम MnO2 दिया है, तो 5 ग्राम डैश डैश डैश, इनकी तो ज़रूरत नहीं है, इसको मान लेते x, क्योंकि बेटा मुझे HCl का ढूंढना है। फिर हम लोग क्या करते हैं बेटा, गिवन मास दिया है, फिर मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं सबका। HCl का 36.5 है ना, MnO2 Mn का होता है शायद 55 Mn स्कर्टी वक्रमन 21 22 23 24 25, हाँ ठीक है 55 ही होगा इसका। Mn ठीक, 55 प्लस 32 बेटा 87, ठीक है। इन सब तो ठीक है यार, इनको तो कंसिडर ही नहीं लेना है क्योंकि इन्हीं का हर चीज़ करनी है। तो गिवन मोल्स कितने हो जाएंगे बेटा, x डिवाइडेड बाय 36.5, 5 डिवाइडेड बाय 87, करेक्ट बात है। एंड लास्ट पार्ट क्या है, एक्चुअल मोल्स हम लोग को पता है 4:1 का रेशियो है, सीधा बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई मारो, x डिवाइडेड बाय 36.5 इज इक्वल टू 5/87 इंटू 4, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 20 इंटू 36.5 डिवाइडेड बाय 87।
20 इंटू 36.5 डिवाइडेड बाय 87, 8.39, 8.39। ठीक है, ये आप लोग का बेटा आंसर होगा इसका। एक बार वेरीफाई कर लेना, अगर मैंने ये सही लिया है तो ठीक है, अगर मैंने यही गलत लिया है तो एक बार देख लेना। बाकी तो कैलकुलेशन तो बेटा बहुत ही नॉर्मल है, इस टाइप के आप लोग के क्वेश्चन होते हैं, इसको ऐसे करते हैं सॉल्व। समझ में आ गई बात? पक्की वाली बात है, पक्का पक्का पक्का। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। तुमने देखा है कितनी देर में सॉल्व हुआ? एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो बैक पे, जो डायरेक्टली बेटा ये सेम क्वेश्चन आप लोग देखोगे इसी टाइप का, नहीं इस टाइप का नहीं था, इस टाइप का नहीं था, इसमें एक और था, हाँ ये वाला 1.34, इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोग के जेई के एक PYQs आए हुए हैं, और आप लोग देखो हम लोग इसको कितनी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं। ये वाला सॉल्व करते हैं यार, ठीक है, ये वाला सॉल्व करते हैं। मुझे याद है क्योंकि ये वेल्डिंग गैस वाला बहुत ही फेमस क्वेश्चन में से एक है, ठीक है, और बहुत ही सिंपल भी था जहाँ तक मुझे याद है। अब वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, ये तो मतलब हमारा वाला केस हो गया बेटा, CXHY प्लस X प्लस Y बाई 2 इंटू O2 गिव्स XCO2 प्लस Y बाई 2 H2O। याद आ गया? इसलिए ये रिएक्शन लिखवाई थी बेटा, ठीक है, इसलिए ये रिएक्शन लिखवाई थी। तो अब आप लोग का नेक्स्ट पार्ट क्या बन जाएगा? बर्निंग अ स्मॉल पेपर ऑफ इट इन ऑक्सीजन गिव्स 3.38 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब आप लोग को गिवन मासेस दिए हुए बेटा, ठीक है, गिवन मासेस आप लोग को दिए हुए हैं 3.38 आप लोग का कार्बन डाइऑक्साइड है, 0.690 आप लोग का ये है, ठीक है, और आप लोग फिर मॉलिक्यूलर मास लिखोगे तो मॉलिक्यूलर मास इसका नहीं पता है, इसका तो काम का नहीं है क्योंकि ये पूछा क्या है, रुको पूछा क्या पहले वो तो देखने दो। अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर ऑफ दिस वेल्डिंग गैस इज फाउंड टू वे 11.6। अच्छा जी, 10 लीटर वेल्डिंग गैस का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, वो भी एट STP। तो खुद सोचो 10 लीटर गैस का आप लोग को मास दिया हुआ है 11.6, तो STP कितना लीटर होता है बेटा? 22.7। तो 22.7 लीटर्स गैस का आप लोग का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 22.7 इंटू 11.6, अप्रोक्सीमेटली 26.3। तो ऑब्वियसली 26.3 डेसिमल में नहीं तो 26 कंसिडर कर लेते बेटा, ठीक है, ठीक है, 26 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। बाकी इन्होंने कहीं ऐसा ना हो 22.4 लेकर के किया हो, 22.4 इंटू 11.6, हाँ हो सकता है इन्होंने 22.4 लेकर के किया हो, ठीक है। बाकी तो STP पर या NTP पर 22.7 होता है, STP पर शायद 22.4 होता है। 4 से कर लेना बेटा, एक बार चेक कर लेना, अभी अभी हमने STP पढ़ा तो था, 22.7 ही तो होता है। चलो जो भी है, आंसर तुम्हारा 26 के अप्रॉक्स आएगा, बात खत्म हो गई, आंसर तुम्हारा 26 के अप्रॉक्स आएगा, ठीक है। एक बार बस ये वेरीफाई कर लेना 22.4 है या 22.7 है, और एक बार लिख देना, नहीं तो मैं ही लिख दूंगा कमेंट में, ठीक है। 22.4 लेकर के करना है, 22.6। तो मॉलिक्यूलर मास मुझे पता हो गया बेटा, ठीक है, मुझे मॉलिक्यूलर मास पता है। इसका मॉलिक्यूलर मास बेटा कितना है? 44 है। इसका मॉलिक्यूलर मास बेटा 18 है। हम लोग को गिवन मोल्स निकालने हैं, तो गिवन मोल्स ऑब्वियसली मैं इसमें नहीं निकाल सकता अभी, तो इसको अगर मुझे फिर तो Z कंसिडर करना पड़ेगा, तो Z बाई 26 आएगा। यहाँ पर आप लोग का 3.38 डिवाइडेड बाय 44 बेटा, 3.38 डिवाइडेड बाय 44, 0.076, 0.076, और यहाँ पर है 0.690 डिवाइडेड बाय 18, 0.038, 0.038, ठीक है। चलो बेटा, फिर उसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? एक्चुअल मोल्स लिखना। तो एक्चुअल मोल इसके 1 है, इसके X है, इसके Y बाई 2 है, ठीक है। चलो ऑल राइट, अब ये हमने डेटा पूरा कंप्लीट कर दिया। अब करना क्या है वो देखते हैं बेटा। हम लोग को एम्पेरिकल फॉर्मूला डिराइव करना है, तो याद करो बेटा एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे डिराइव होता था? मास परसेंट का यूज करके। तो पहले तो मुझे बेटा मास परसेंट बनाना पड़ेगा। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि मास परसेंट ऑफ कार्बन क्या होगा, मैं इधर लिख रहा हूं, मास परसेंट ऑफ कार्बन, ठीक है, कार्बन का मास परसेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ कार्बन। टोटल मास ऑफ कार्बन कितना है बेटा? 12 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, जो कि हम लोग को पता है 26 है, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। ये हो जाएगा आप लोग का मास परसेंट, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये होगा मास परसेंट ऑफ कार्बन।
इसको रब शिट, ठीक है, इसको रब मारते। सिमिलरली मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा बेटा, मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू 1 इंटू वाई डिवाइडेड बाई 26 इंटू 100। करेक्ट बात है, करेक्ट बात है। ये लो, मोलर मास ऑफ गैस क्यों निकालना है, ये तो हमारा पहले से ही 26 आ गया, ठीक है। अब हमें सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला पर ही तवज्जो देनी है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखते हैं बेटा, अब बेसिक मोल कॉन्सेप्ट लगाते हैं। क्या होगा बेसिक मोल कॉन्सेप्ट में, Z/26 रिएक्ट्स विद 0.07x, कहाँ पर लिखूँ, यहाँ पर लिख दूँ, Z/26 रिएक्ट्स विद 0.076, तो आप लोग का 1 रिएक्ट्स विद x। तो यहाँ पर बेटा आप लोग को कुछ तरीका मिल जाएगा, क्या मिल रहा है यहाँ से, Zx/26 इज इक्वल टू 0.076, ठीक है। तो x/26 की वैल्यू देखो, यहां से तुम्हारी x/26 की वैल्यू आ जाएगी बेटा 0.076 डिवाइडेड बाय z, ठीक है। ध्यान से देखो, उसको सॉल्व करोगे तो x/26 की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास बेटा 0.076 डिवाइडेड बाय z, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और फिर z आप लोग का नीचे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 12 इंटू 0.076 डिवाइडेड बाय z, ठीक है। ये आप लोग का हो गया। नहीं, मैं क्यों इसको सब्स्टिट्यूट मार रहा हूँ, रुको, मुझे इसको सब्स्टिट्यूट मारने की जरूरत नहीं है, छोड़ो, रुको, हाँ ठीक है, ये x है, x की वैल्यू कितनी आ रही है, मुझे तो x का वो चाहिए ना बेटा, x की वैल्यू कितनी आ रही है, वो मैंने मास परसेंट भी क्यों कैलकुलेट किया, अरे छोड़ो यार, ये तो सब कुछ बिना इसके ही हो जाएगा। देखो हमें तो x और y कैलकुलेट करना है ना बेसिकली, तो मैं क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं बेकार में इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बेकार में इतनी मेहनत कर रहा हूँ, जरा ध्यान देना बेटा इस बात को। Z/26 इज मेकिंग 0.076, 1 इज मेकिंग x, तो यहां से x की वैल्यू 0.076 डिवाइडेड बाय z आ जाएगा, ठीक है। फॉर सिमिलर केस यू कैन राइट Z/26 इज बेसिकली मेकिंग 0.038 and 1 mole is making y/2, hence your total answer will come out to be, यहां से y की वैल्यू भी तुम्हारी क्या आ जाएगी, देखो y/2 इंटू Z/26 इज इक्वल टू 0.038 इंटू Z/26 इज इक्वल टू 0.038। यहां से बेटा तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी, 2 को उधर मल्टीप्लाई करो, 0.038 इंटू 2 0.076 होता है, ठीक है। ऑब्वियसली यहां पर 26 भी आएगा ही, ठीक है, यहां पर 26 तो आएगा ही आएगा। तो यहां से बेटा y की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ रही है, y की वैल्यू भी तुम्हारे पास 0.076 इंटू 26 डिवाइडेड बाय z आ रही है। अगर x और y की वैल्यू बेटा सेम आ रही है, मतलब x इज इक्वल टू वाई आ गया, और अगर x इज इक्वल टू वाई आ गया तो CXHX विल बी योर एम्पेरिकल फॉर्मूला, मतलब CH विल बी योर एम्पेरिकल फॉर्मूला। इफ योर CH इज योर एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो आप लोग का एम्पेरिकल मास कितना हो जाएगा बेटा 13। सो आप लोग का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, पहले तो n कैलकुलेट करना है, एम्पेरिकल मास, मॉलिक्यूलर मास इज 26 डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास दैट इज 13, आंसर 2, hence the molecular formula will come out to be बेटा C2H2, आंसर आ जाएगा बेटा C2H2। समझ में आया? अभी के लिए मैं बेटा इतने पर एंड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने मोल कॉन्सेप्ट के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक करवा दिया है तुम लोग को, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग जो आगे का कॉन्सेप्ट है मोलैरिटी वगैरह, वो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आगे बढ़े पक्का, चलो ठीक। तो अभी के लिए हो सकता है मैं यहीं पर आज का लेक्चर एंड कर दूं, तो ठीक है, जय श्री राम।